हेलो दोस्तों, मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी वेयर वी लर्न टुडे एंड लीड टुमारो। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जो चैप्टर नंबर 2 है हमारा। उसमें हम ये समझेंगे कि कंज्यूमर क्या होता है और वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे कब पहुंचता है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसके लिए कुछ लॉज होते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कौन कौन से केस में होता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हम लोग एक कंज्यूमर की तरह यहाँ पे बिहेव करने वाले हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को सबसे पहले यह समझना है कि कंज्यूमर क्या होता है। तो कंज्यूमर का मतलब क्या होना चाहिए। मैं एक कंज्यूमर हूं, आप भी जो लोग बैठे हुए हैं वो भी क्या है, कंज्यूमर है। ठीक है, अब ये कंज्यूमर होता है क्या है, मार्केट में जाता है, किसी चीज को खरीद के लेके आता है, बट वो सारी चीजें खरीद के लेके आता है जो उसकी जरूरत की होती है। मतलब कंज्यूमर हमेशा क्या करते हैं, मार्केट में जाके डिमांड करते हैं। ठीक है, तो उस डिमांड से वो जो भी चीज खरीद के लेके आएगा घर पे, उससे उसकी क्या होगी, नीड्स यहाँ पे सेटिस्फाई होगी। तो कंज्यूमर एक ऐसा पर्सन हो गया जो कि क्या करेगा, पैसा लगाएगा और अपनी नीड्स को क्या करेगा, फुलफिल करेगा। बट इस कंज्यूमर का एक रैशनल कंज्यूमर होना, मतलब एक समझदार कंज्यूमर होना जरूरी है। नहीं तो पता चल रहा है उसने पैसा कहीं गलत जगह खर्चा कर दिया और घर वाले पिटाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, है ना। चलिए अब हम लोग देखेंगे उसके बाद कि इक्विलिब्रियम। अब ये इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो इक्विलिब्रियम एक ऐसी कंडीशन होती है जब उसने जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया है और उसको जो मिलने वाला सेटिस्फैक्शन है वो दोनों ही क्या हो जाए, यहाँ पे बराबर हो जाए। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम लोग, यहाँ पे इक्विलिब्रियम। अब वो जो चीज खरीद के ला रहा है, क्या उससे उसकी नीड्स फुलफिल हो रही है। तो इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो उसको डिफाइन करने का एक सरल सा साधारण सा अगर हम लोग बात करें, एक छोटा सा वर्ड है जिसका नाम है बेटा यूटिल्स। ठीक है, तो इस यूटिल्स से हमें पता चलता है कि उसने जो पैसा लगाया है और वो क्या उससे सेटिस्फाई हो गया, तो इसको हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं यूटिल से। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे कंज्यूमर से। तो कंज्यूमर क्या होता है, एक ऐसा पर्सन, अ पर्सन और अ डिसीजन मेकर। अब उस पर डिपेंड करता है कि वो चीजों को खरीदना चाहता है कि नहीं चाहता है। तो मतलब यहाँ पे कंज्यूमर अपने आप में क्या हो गया, एक डिसीजन मेकर हो गया। हु बायज गुड्स एंड सर्विसेज। अपन लास्ट क्लास में ऑलरेडी बात कर चुके हैं गुड्स क्या होते हैं। ऐसी कोई भी फिजिकल आइडेंटिटी वाले आइटम्स जिसकी कोई ना कोई पर्टिकुलर क्या हो, कोई मॉनेटरी वैल्यू हो, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे गुड्स। और दूसरा होता है सर्विसेज। सर्विसेज का मतलब जिससे आपके काम आसान हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे सर्विसेज। ओके, तो इसने गुड्स खरीदे या तो उसने सर्विसेज खरीदी। किसके लिए खरीदी, फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द वांट्स विद हिज गिवन इनकम। उसके पास जो भी पैसा है। तो अब हम लोग देखें तो हमारे यहाँ 3 क्लास होती है, एक रिच क्लास, एक मिडिल क्लास और तीसरी हो गई पुअर क्लास। तो इनके पास जिस हिसाब से भी पैसा रहेगा उस हिसाब से ये खर्चा करेंगे और अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करेंगे या फुलफिल करेंगे। तो वो पर्सन क्या कहलाएगा, यहाँ पे कंज्यूमर कहलाएगा। अब हम लोग ध्यान से देखते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो इक्विलिब्रियम के कुछ सिनोनिम है। सिनोनिम का मतलब कुछ कंडीशंस मैं बोल सकता हूं यहाँ पे कि स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब अब वो और चीजें यहाँ पे खरीदना नहीं चाहता। दूसरा इसको बोलते हैं बैलेंस पॉइंट, मतलब A इज इक्वल्स टू बी। तो ये क्या हो गया इसका बैलेंस, मतलब ए भी बराबर और बी भी बराबर। तीसरा बोलता है नो चेंज फॉर द कंज्यूमर इज इन गिवन बजट। और उसके पास जितना भी पैसा आ रहा है वो एज इट इज है, उससे ज्यादा उसके पास पैसा आएगा भी नहीं और वो खर्चा भी नहीं कर सकता। तो हम लोगों ने यहां समझा कि कंज्यूमर क्या होता है और इक्विलिब्रियम। अब इन दोनों को हम लोगों को क्या करना है भाई, कंपाइल करना है, जोड़ना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग ये समझते हैं कि कंज्यूमर मार्केट में गया और वो चीजें कुछ खरीद के लाया। खरीद के लाएगा तो कंज्यूम करेगा, कंज्यूम करेगा तो उसको लगना चाहिए कि भाई मैंने जो पैसा लगाया है वो सही लगाया है और उससे उसको फायदा हुआ है। इस टर्म को हम लोग कहते हैं यहाँ पे यूटिलिटी। तो वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, ऐसी कोई भी चीज जो आपकी जरूरतों को पूरी कर सकती है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूटिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, द वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी, ऐसी कोई कैपेसिटी रखने वाली कोई कमोडिटी जहां पे ये जो एक बंदा दिख रहा है एक बंदी के साथ, ये एक कंज्यूमर है। ठीक है, अब ये कुछ चीजों को खरीद रहा है। देखिए ध्यान से, मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पे ब्रेड खरीद रहा है और आज इनके सैंडविच बनाने का कुछ प्रोग्राम बना हुआ है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो ये कंज्यूमर जो है जो भी चीजों को खरीदेगा, ठीक है, और उसको बताएगा कि ये मैंने पैसा लगाया और ये पैसा लगाने से मैं क्या हो चुका हूं, सेटिस्फाइड हो चुका हूं। तो उसको किस टर्म्स में बताना है, तो इसको बताने के लिए हमें एक टर्म चाहिए जिसको हम लोग बोलते हैं यहां पे यूटिलिटी। ओके, अब इसमें बोलता है कमोडिटी इज कॉल्ड इट्स यूटिलिटी। आगे क्या बोलता है, इट कैन बी प्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ कार्डिनल नंबर्स। और ये जो यूटिलिटी है वो हमेशा इन टर्म्स ऑफ नंबर बतानी पड़ेगी। नंबर में हम लोग बोल सकते हैं 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। आपकी मर्जी है भाई, काउंटिंग कहां तक की आती है ये भी तो पता होना चाहिए। चलिए, इट इज अ
साइकोलॉजिकल फीलिंग। साइकोलॉजिकल फीलिंग का मतलब ये हर एक पर्सन के लिए, हर एक बंदे के लिए अलग अलग होगा। अगर ये इनके साथ नहीं जाता तो हो सकता है ये ना खरीद के, हो सकता है हेल्दी फूड खरीद रहा होता है ना। चलिए, तो हर किसी के लिए ये जो फीलिंग है इसको साइकोलॉजिकल फीलिंग इसलिए कहा गया क्योंकि हर बंदे की अलग अलग साइकोलॉजी काम करती है सेटिस्फेक्शन के केस में भी। चलिए, क्या बोलता है इसमें, साइकोलॉजिकल फीलिंग ऑफ द कंज्यूमर, इट डिपेंड्स अपॉन द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोडक्ट बाय द कंज्यूमर। उसकी जरूरत क्या है। फॉर एग्जांपल, मुझे लगता है कि इमरजेंसी का केस है और मुझे बहुत तेज भूख लगी है, तो अभी मैं ये कोशिश नहीं करूंगा कि मैं डीओ खरीद के लाऊं। अभी मैं कोशिश करूंगा कि कुछ ऐसी कमोडिटी मिल जाए जिससे मेरी नीड सेटिस्फाई हो जाए और मेरा पेट भी भर जाए। तो इन सब चीजों को डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक टर्म आ गया जिसको हम लोग बोलते हैं यहां पे यूटिलिटी। ओके, चलिए, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं यहां पे यूटिलिटी के टाइप्स की बात करेंगे। अब देखिए कितने टाइप की यूटिलिटी होती है, तो दो टाइप की यूटिलिटी होती है। पहली जो होती है उसको बोलते हैं कार्डिनल और दूसरी जो होती है उसको बोलते हैं ऑर्डिनल। अब ये कार्डिनल क्या होता है, तो कार्डिनल का मतलब ये होता है जहां पे हम लोग सेटिस्फैक्शन को इन टर्म्स ऑफ नंबर बताएंगे उसको बोलेंगे हम लोग कार्डिनल यूटिलिटी। जैसे भाई ये दो चीजें खाने का मन कर रहा है, देखिए पिज्जा, दूसरा बर्गर। अब ये पिज्जा और बर्गर में देखिए इसमें आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है और इसमें कम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। हो सकता है ये सस्ता पड़ रहा है, हो सकता है ये महंगा, बट जो आप सेटिस्फैक्शन बता रहे हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर में उसको बोलते हैं हम लोग कार्डिनल यूटिलिटी। अब ये कार्डिनल यूटिलिटी में ये यूटिल्स का लिखा हुआ है, तो ऐसे ही हम लोग याद करते हैं। जैसे हाइट्स को हम लोग सेंटीमीटर में बता देते हैं, फीट्स में बता देते हैं। चलिए, तो इसी तरीके से जो यूटिलिटी होती है उसको हम लोग यहां पे बताते हैं मेजरिंग यूनिट क्या है यूटिलिटी की, यूटिल्स। तो यहां पे ये समझ में आ गया कि कार्डिनल यूटिलिटी में हमेशा नंबर्स का इस्तेमाल होगा सेटिस्फैक्शन को शो करने के लिए। ओके, क्या बोलता है, यूटिलिटी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है हम लोगों को पता है, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, फॉर्म लाइक 1 2 3 4 एक्सेट्रा। इसी तरीके से जब हम लोग ऑर्डिनल यूटिलिटी पे जाते हैं तो यह हमेशा बताता है कि आप किसी चीज को कितना प्रेफरेंस देने वाले, मतलब रैंकिंग सिस्टम को हम लोग बोलते हैं यहां पे ऑर्डिनल यूटिलिटी। यूटिलिटी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ क्वालिटेटिव, तो रैंक क्या बताएगा, जैसे किसी के फर्स्ट रैंक आई मतलब उसने पढ़ाई बहुत ज्यादा अच्छे से करी है, मतलब बाकी लोगों के लिए भी 3 आवर्स, इन्विजिलेटर सेम, चेकर सेम, सब कुछ सेम, मगर उसके मार्क्स ज्यादा है, मतलब बाकी लोगों से उनने क्या करी भाई, मेहनत ज्यादा करी। ऐसे ही हम लोग देखते हैं कि बारिश जब आती है तो ईगल बारिश के भी ऊपर चला जाता है, मतलब तो अगर हम लोग अच्छे से कोशिश करें तो कोई भी चीज आसान लगेगी, हमें कठिन नहीं लगेगी। तो उसी तरीके से हम लोग यहां पे बात करेंगे क्वालिटेटिव फॉर्म में, किसमें, ऑर्डिनल यूटिलिटी में, जिसमें हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं कि कोई चीज जो है वो हाई है और कोई चीज जो है वो लो है, या तो गुड है या तो बैड है। अब गुड में वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, बैड में वेरी वेरी बैड, ऐसा नहीं होता, गुड गुड होता है, बैड बैड होता है ना। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग कि इनको हम लोग हमेशा शो करेंगे इन टर्म्स ऑफ रैंक्स में। जैसे यहां पे सेम कमोडिटीज को हम लोग फर्स्ट प्रेफरेंस और सेकंड प्रेफरेंस के थ्रू बता रहे हैं, मतलब यहां पे यूटिल्स जो है वो किस फॉर्म में बताए जाएंगे, हमेशा रैंक्स फॉर्म में। तो याद करने के लिए हमें एक सीधी सी बात करनी है, क्या करनी है कि जो कार्डिनल है वो हमेशा नंबर्स के फॉर्म में होगा और जो ऑर्डिनल है वो हमेशा रैंक के फॉर्म में होगा, मतलब कार्डिनल, नंबर, ऑर्डिनल, रैंक्स। ठीक है ना, याद हो गया क्या, चलिए अच्छी बात है। तो हम लोगों ने यहां टाइप्स ऑफ यूटिलिटी की बात करी है। चलिए हम लोग अब बात करते हैं यहां पे कि जो मेजरिंग यूनिट है हम लोगों ने कहा उसको यूटिल्स, क्या कहा, यूटिल्स। तो वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज नोन एज यूटिलिटी एंड द मेजरिंग यूनिट इज नोन एज यूटिल्स। मान लेते हैं भाई जी फॉर जीनियस, तो अगर मान लेते हैं कोई पार्ले जी खा रहा है और उसको यहाँ पे 40 यूटिल्स मिल रहे हैं, बट हो सकता है कि वो कंटिन्यूअसली इसको कंज्यूम करे तो उसके यूटिल्स क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे करके कम हो जाएंगे। यहाँ पे 20 से मैं लिख देता हूँ फिर 2 यूटिल्स, तो इस तरीके से इसके यूटिल्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो हम लोगों को ये समझ में आ गया कि यूटिलिटी को जब भी मेजर करना है तो उसके लिए हमारे पास जो यूनिट होगा उसको क्या कहेंगे भाई, यूटिल्स कहेंगे। चलिए अब मान लेते हैं किसी रेस्टोरेंट में मैं गया, खाना वाना खा लिया मैंने, बट ध्यान से सुनिएगा,
क्या रेस्टोरेंट में वो सिर्फ एक ही चीज सर्व करेगा? क्या हो सकता है यहां पे सिर्फ वो पानी सर्व करे और बोले भैया जाओ? ऐसा तो नहीं होने वाला। मैं तो खाने गया हूं 56 भोग। क्या खाने गया हूं? 56 भोग। ध्यान से सुनिएगा। अब 56 भोग के मैंने ये कुछ डिविजन्स कर लिए, ध्यान से समझिएगा इसको। अब मान लेते हैं कि यहां पे जो भी कमोडिटी रखी है वो 7 यूटिल्स देती है। मान लेते हैं ये 20 यूटिल्स देती है, ठीक है। ये मान लेते हैं 2 यूटिल्स देती है, ये 5 देती है, ये 6 देती है, ये 3 देती है, 9, और यहाँ ये मान लेते हैं 18 यूटिल्स देती है। तो उस रेस्टोरेंट से मैं बाहर निकल के क्या बोलूंगा? अरे वाह, मजा आ गया ये चीज इनटेक करने के बाद। मतलब कि सब चीजें कंज्यूम करने के बाद आप सम टोटल बताओगे यूटिल्स का। इसको हम लोग कहते हैं यहां पे टोटल यूटिलिटी। क्या बोलते हैं? टोटल यूटिलिटी। अब मैंने इसको नंबर दे दिया U1, क्योंकि ये पहली यूटिलिटी दे रहा है। मान लेते हैं इसको दे दिया U2। तो अप टू सो ऑन में जब इन सबको प्लस करूंगा तो क्या बन जाएगा भाई? इसको कहेंगे हम लोग टोटल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी क्या होती है? सम ऑफ ऑल द यूटिलिटी इज नोन एज टोटल यूटिलिटी। तो एग्जांपल में क्या याद रखना है? एक रेस्टोरेंट याद रखना है जहां पे हम लोग क्या करने गए हैं? लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट करने गए हैं। चलिए ध्यान से समझते हैं। ये बोलता है टोटल यूटिलिटी को डिनोट करना है TU से। कैसे डिनोट करना है? TU से। अब इंपॉर्टेंट क्या है? इट रेफर्स टू द सम। क्या करना है? यहां पे सम करना है। किसका सम करना है? ऑफ ऑल द यूटिलिटीज विच कैन बी डिराइव्ड बाय कंज्यूमिंग ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। सब कुछ खाने के बाद, मतलब ये पूरी के पूरी जो रेस्टोरेंट की थाली है सब निपटा दिया आपने, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हो आप यहां पे? ये क्या है? टोटल यूटिलिटी है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एडिशन ऑफ ऑल द यूटिलिटी। और भैया सब कुछ खाने के बाद बोलते हैं कि डेजर्ट्स भी तो ले आओ साहब। अब गुलाब जामुन की बात हो रही है भैया, मुंह में पानी आने लगा है। क्या बात है। चलिए, तो अब डेजर्ट भी चाहिए तो उसको भी तो ऐड करो। इसीलिए यहां पे बोलते हैं क्या की एडिशन करना है, जो भी यूटिल्स आते जा रही है उन सब का, ठीक है। ऑफ अ कमोडिटी बाय कंज्यूमिंग द यूनिट्स। बोलता है आगे, व्हेन ऑल द यूटिलिटी सम्ड अप इट गिव्स टोटल यूटिलिटी। सबको जोड़ देना है। मतलब ये आपने क्या कर लिया भैया? सब निपटा दिया है। अब ये सब खाने के बाद क्या बोल रहे हो आप? कि इसको क्या कर दिया हम लोगों ने? सम्ड अप कर दिया। तो हम लोग इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे भाई? ध्यान से देखिएगा। टोटल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू यूटिलिटी फर्स्ट, यूटिलिटी सेकंड, यूटिलिटी थर्ड, अप टू सो ऑन इन टर्म्स ऑफ n। कितना भी हो सकता है। सब कुछ खाने के बाद हमारे दोस्त बोलते हैं कि हम लोगों को भैया एक लस्सी और पिला देते। लस्सी पिलाने के बाद बोलते हैं भैया पान और हो जाए तो मजा आ जाए। उसके बाद की बात नहीं बोलूंगा मैं, है ना। चलिए, तो इन सबको क्या बोलते हैं भैया हम लोग? टोटल यूटिलिटी। वेयर U स्टैंड्स फॉर यूटिलिटी फ्रॉम द यूनिट, जो यूटिलिटी हमें मिलने वाली है। ओके, अब ये कहां तक के जाएगी भैया? n नंबर्स तक के, है ना। इस पे कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये हम लोगों ने समझा कि यूटिल्स क्या होते हैं और टोटल यूटिलिटी क्या होते हैं। अब हमें याद रहेगा जब भी हम रेस्टोरेंट जाएंगे तो सर की शक्ल याद आ जाएगी कि आज टोटल यूटिलिटी चाहिए हम लोगों को, है ना। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। जब हम लोग जो भी कंजप्शन कर रहे हैं उसमें उतने ही कॉस्ट में अगर एक और यूनिट अगर कंज्यूम करने के लिए मिल जाएगी तो उसको हम लोग बोलेंगे यहां पे मार्जिनल यूटिलिटी। सबसे इजी एग्जांपल में समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जिसने गर्मी के समय क्या मंगाई? यहां पे लस्सी मंगाई 3 गिलास, और वो बोलता है कि भैया चौथा गिलास खाली ले आओ। अब उसने क्या करा? इसमें से थोड़ी थोड़ी लस्सी बचा बचा के इसमें ऐड ऑन कर दी। और मान लेते हैं इन तीनों में 100% लस्सी थी और 25% इसने लस्सी निकाल के ऐड कर दी इसमें। तो सब में कितनी कितनी हो गई भाई? 25%, 25, 25, 25%, है ना। चलिए, तो इतने ही कॉस्ट में मान लेते हैं कि 10 रुपीज के हिसाब से कॉस्ट क्या हो रहा है? 30 रुपीज। और इसने क्या करा? चौथा गिलास भी मंगा लिया और ये चौथा गिलास भी क्या करता है? लस्सी इनटेक कर लेता है। तो ये जो एड ऑन हुआ इसमें, इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। खर्चा कितना हो रहा है? अभी भी 30 रुपीज, बट फायदा कितना हो रहा है? 4 गिलास लस्सी का। तो इस तरीके से हम लोग यहां पे समझते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, ठीक है। तो लस्सी के गिलास याद रखना है मुझे। ओके, बोलता क्या है? इट रेफर्स टू एन एडिशनल यूटिलिटी which can be derived by consuming one more unit। वो one more unit याद रखना है आपको। वो जो एक्स्ट्रा ग्लास मंगाया था वो one more unit है। ओके, इट इज एन एक्स्ट्रा यूटिलिटी। क्या है? अपने आप में बिठाइए, एक एक्स्ट्रा यूटिलिटी है which can be obtained by consuming one more unit of the commodity। तो जो एक और बढ़ता चला जा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी। एंड द फॉर्मूला इज
एम यू इज इक्वल टू टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन। अब ये टी यू एन और एन माइनस वन क्या है, मतलब यहां पे आपको नंबर बताने हैं। अब इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखो मान लेते हैं कि किसी ने पार्ले जी मान लेते हैं 10 इनटेक कर लिए और उसको यहां जो यूटिल्स मिलती है वो 40 मिलती है। अब वो पार्ले जी नंबर 11 खाता है, ठीक है, और यहां पे उसकी क्योंकि वो खा खा के बोर हो चुका है तो अब यहां पे जो उसको सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है वो मान लेते हैं 30 है। एग्जामिनर हमसे पूछता है कि 11th कमोडिटी जब उसने इनटेक करी तब यहां पे मार्जिनल यूटिलिटी की वैल्यू कितनी थी। हमने बताया ठीक है सर हम लोग करके दिखा देते हैं। तो इनने बोला कि जो मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ एन इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ एन माइनस टोटल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ एन माइनस वन है, और यहां पे बोलता है 11th वैल्यू निकालनी है, निकाल देंगे। टी यू एन की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, तो एन क्या चाहिए 11, एन की वैल्यू कितनी है भाई यहाँ पे 30, और यहाँ पे एन माइनस वन मतलब 10th की बात हो रही है, तो 30 माइनस 40 इज इक्वल टू कितना हो गया -10। अब ये -10 का मतलब यहां पे इसको जो मिलने वाला सेटिस्फैक्शन है वो क्या हो चुका है, पहले से कम हो चुका है। कोई भी चीज को कंटिन्यूअसली अगर आप कंज्यूम करेंगे तो मिलने वाला आपका सेटिस्फैक्शन जो होगा वो हमेशा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी का ये हम लोगों ने फॉर्मूला अभी समझा, जहां पे TUN का मतलब टोटल यूटिलिटी ऑफ द करंट यूनिट्स ऑफ द कंजप्शन है, वो कितनी कंजप्शन कर रहा है अभी करेंटली, इसको बोलते हैं हम लोग टोटल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ एन। n-1 का मतलब पहले वाला, ठीक है। और इसके बाद हम लोग एक और फॉर्मूले की बात करेंगे यहां पे। इसका जो दूसरा फॉर्मूला होता है उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू डेल्टा टोटल यूटिलिटी अपॉन डेल्टा क्वांटिटी। यहां पे डेल्टा का मतलब है बेटा चेंज। क्या मतलब है, चेंज, पहले से अभी में कितना चेंज हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने बोला था कि उसने जब 10th कमोडिटी खाई तो उसको मान लेते हैं 30 यूटिल्स मिलते थे, 11th खाई तो मान लेते हैं उसको कितने मिल रहे थे भाई 20 मिल रहे थे। यहां पुट करते तो यहां चेंज कितने का आ रहा है 10 का, तो ये हो गया डेल्टा क्या TU। यहां कितने का चेंज आ रहा है 1 का, ये क्या हो गया डेल्टा Q। चलिए इसको पुट कर देते हैं, डेल्टा TU की वैल्यू कितनी हो गई भाई 30 से 20 मतलब 10 का चेंज, क्वांटिटी में कितना चेंज 1 का चेंज, तो मार्जिनल यूटिलिटी की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे भैया 10। तो क्या ये समझ में आ गया हम लोगों को? चलिए बहुत ही आसान है, इसको लस्सी से हमें याद करके रखना है। चलिए तो ये डेल्टा का मतलब यहाँ पे क्या हुआ भाई चेंज, यहाँ पे भी चेंज। तो मगर पहला वाला जो डेल्टा TU है मतलब चेंज इन टोटल यूटिलिटी, और डेल्टा Q का मतलब क्या हो गया यहाँ पे चेंज इन क्वांटिटी, है ना। चलिए अब ये हम लोगों को डिराइव करना होता है कि इसका मतलब क्या होता है, तो बोलता है डेल्टा TU चेंज इन टोटल यूटिलिटी एंड डेल्टा Q मींस चेंज इन यूनिट ऑफ कंजप्शन। यहाँ पे हम लोग अब बात कर चुके हैं एक तो टोटल यूटिलिटी की और दूसरी मार्जिनल यूटिलिटी की। वंस शॉर्ट में कोशिश करते हैं इसको समझने की, तो टोटल यूटिलिटी का मतलब हुआ सम टोटल ऑफ ऑल द यूटिलिटीज, एंड मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब हुआ वन मोर एडिशनल यूटिलिटी। क्या याद रखना भैया, यहाँ पे लस्सी का ग्लास, और यहाँ पे क्या याद रखना हम लोगों को कि भाई एक रेस्टोरेंट में जाके हम लोग थाली में बहुत सारा इनटेक करने वाले हैं और गुलाब जामुन भी खा के आने वाले हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, अब खाना वाना हो गया, पढ़ाई पे हम लोग ध्यान देंगे भाई। चलिए तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल यूटिलिटी एंड द मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसको हम लोग कुछ बेसिस पे क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहले बोलता है कि जो टोटल यूटिलिटी होती है वो हमेशा सम टोटल होती है सभी यूटिलिटीज की, ठीक है ना। और यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी की बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि वन मोर एडिशनल यूटिलिटी जो होगी उसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी। चलिए नंबर 2 इसका फॉर्मूला आता है। क्या फॉर्मूला है भाई, तो टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू U1 U2 U3 U इन टर्म्स ऑफ n कमोडिटीज। ओके, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है MUN इज इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1। यहाँ एक और फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, MU इज इक्वल टू डेल्टा TU अपॉन डेल्टा Q। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बोलता है जब इसको हम लोग कोरिलेट करते हैं तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होता है, इसी समय पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, डिक्रीज होता है। फिर टोटल यूटिलिटी अपने मैक्सिमम पॉइंट पे जाता है और जो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। और जब TU डिक्लाइन होने लगता है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाता है, नेगेटिव। तो रिलेशन कैसा बन रहा है ध्यान से देखें, यहाँ पे ये पॉजिटिव है,
यहाँ पे ये डिक्रीज तो हो रहा है मगर वैल्यूज क्या है इसकी पॉजिटिव है। इस केस में जो टोटल यूटिलिटी है अपने मैक्सिमम पॉइंट पे है और जो ये मार्जिनल यूटिलिटी है वो अपने मिनिमम पॉइंट पे है। इसी के बाद हम लोग देखते हैं टोटल यूटिलिटी क्या होता है, डिक्रीज होता है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाता है, यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है। तो ये हम लोगों ने कुछ रिलेशंस क्रिएट करे जिसको हम लोग बोले रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड द मार्जिनल यूटिलिटी। चलिए अब हम लोग इसमें इसका एक स्केड्यूल समझते हैं जिसके कारण हमें पूरा का पूरा एक रिलेशन समझ में आएगा। जैसे अगर फर्स्ट यूनिट कोई बंदा कंज्यूम करता है, इस समय इसकी टोटल यूटिलिटी रहती है 50, इसी समय पैरेलली मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कितनी रहती है 50। अब ये कंजप्शन बढ़ाता है तो यहाँ पे इसका कंजप्शन बढ़ा, कितना हुआ 90, बट यहाँ पे इसका कंजप्शन क्या हुआ, कम हो गया। आगे बढ़ते हैं, फिर कंजप्शन इसका बढ़ा 120, इसका कंजप्शन कम हुआ 30, फिर ये बढ़ता है 145 पे आता है, ये 25 पे आ रहा है। हर बार देखिए ये डिक्रीज होते चला जा रहा है और ये इंक्रीज होते चला जा रहा है। ये देखिए 155, ये कितना हो रहा है 10, ये यहाँ पे कितना हो गया 160 और यहाँ पे ये कितना हो गया 5, ये देखिए नीचे आ रहा है और ये देखिए सभी क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। बट एक लेवल आता है जब ये अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाता है और ये कहां पे पहुंच गया भैया 0, जो इसका क्या होगा बेटा मिनिमम पॉइंट होगा। इसके बाद जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगी और ये देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव तो है बट अपनी इनिशियल वैल्यू से क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो रिलेशन क्या समझ में आया कि टोटल यूटिलिटी यहां तक के हमेशा पॉजिटिव रहेगी, मार्जिनल यूटिलिटी यहां तक के क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी मगर पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, इसके बाद ये मैक्सिमम और ये कहां हो गया बेटा मिनिमम और ये नेगेटिव और ये डिक्रीज। तो ये रिलेशन हम लोगों को समझ में आ गया कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का कैसे रिलेशन क्रिएट किया जाता है। अब हम लोग विद द हेल्प ऑफ एक डायग्राम समझते हैं कि ये रिलेशन डायग्राम के थ्रू कैसे शो किया जाएगा। बोलता है इन द गिवन डायग्राम एंड शेड्यूल द रिलेशन बिटवीन टीयू एंड एमयू इज प्रेजेंटेड। तो टीयू और एमयू का हम लोगों ने रिलेशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम शो किया। ठीक है, देखिए यहां से ये अपने पॉइंट ऑफ ओरिजिन से स्टार्ट होता है, ये यहां तक के जाता है जो कि कौन सा पॉइंट है इसका, ये मैक्सिमम पॉइंट है। यहां पे ये डिक्रीज होना चालू होता है मार्जिनल यूटिलिटी, यहां तक के आके रुक जाता है। ठीक है, मतलब ये वाला जो पूरा एरिया है ये क्या है, पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। चलिए इसके बाद ये अपने मैक्सिमम पॉइंट पे, ये अपने मिनिमम पॉइंट पे, फिर इसके बाद टोटल यूटिलिटी क्या होने लग गया है, डिक्रीज होने लग गया। बट इसी समय पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया है, नेगेटिव हो गया है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल यूटिलिटी एंड द मार्जिनल यूटिलिटी। ध्यान से देखिएगा, द टोटल यूटिलिटी कर्व स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ये देखिए लेफ्ट टू राइट स्लोप्स अपवर्ड, whereas the MU slopes downward। ये देखिए ये डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है भाई, देखिए MU जो है वो डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है। इसके बाद क्या बोलता है, when TU is maximum, मतलब उसका जो मैक्सिमम पॉइंट, कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ओके, become 0 at last when TU declines MU becomes negative। ये देखिए TU जब डिक्लाइन होने वाला होगा तब मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ओके, अब यहां पे क्या बोलता है, द हॉरिजॉन्टल एक्सिस OX represented about the units of commodity and on vertical axis OY units of total utility। तो ये OX axis अब हमें याद रखना पड़ेगा कि ये जो है ये है हमारा OX axis और ये क्या है OY axis। तो ये OX axis क्या बताता है, हमें बताता है यूनिट्स ऑफ कमोडिटी के बारे में, और वर्टिकल एक्सिस OY क्या बताता है हमें, टोटल यूटिलिटी के बारे में और मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब यहां पे बात हो रही है टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी के। ठीक है, और OX में जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है भाई, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी की। तो इसी तरीके से हम लोगों ने रिलेशन क्रिएट किया टोटल यूटिलिटी का और मार्जिनल यूटिलिटी का। चलिए आगे हम लोग देखेंगे इसमें कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, या हम लोग बोल सकते हैं गॉसेंस फर्स्ट लॉ ऑफ कंजप्शन क्या होता है। जाहिर सी बात है बचपन में हमें खूब पार्ले जी खिलाए, बट अब हम लोग बोर हो चुके हैं खा खा के। तो बचपन में जब बहुत ज्यादा खाएंगे पार्ले जी तो जवान होते होते बोर हो जाएंगे। मतलब किसी भी चीज का कंजप्शन आप कंटिन्यूअसली अगर बढ़ाएंगे तो एक लिमिट बाद आप उसको इनटेक करने में बोर महसूस करेंगे। यही है कहीं ना कहीं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग
मार्जिनल यूटिलिटी। तीन वर्ड्स का कॉम्बिनेशन। डिमिनिशिंग मतलब कोई भी वैल्यू अगर कम हो रही है, मार्जिनल का मतलब होता है वन मोर एडिशनल। भाई 12 गुलाब जामुन खा चुके हैं दोस्त लोग हमारे और बोलते हैं और आन दो, तो 13th 14th और 15th पे उनका जो कंजप्शन है वो तो बढ़ गया, मगर सेटिस्फैक्शन लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही बताता है मार्जिनल यूटिलिटी। चलिए तो हम लोग इसका सबसे पहले मतलब समझते हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है। ये स्टेटमेंट क्या है, बोलता है द लॉ स्टेट्स दैट when a consumer consumes a particular commodity, एक ही जगह बैठ के सिर्फ गुलाब जामुन खा रहे हैं 2 दिनों से, बोर होंगे कि नहीं होंगे? होंगे, बिल्कुल होंगे। देखिए a particular commodity continuously खाए जा रहे हैं। चलिए then the utility derives from each successive unit, जो जो एक एक गुलाब जामुन जुड़ता चला जाएगा, हर बार उसमें लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कम होता चला जाएगा, मतलब डिमिनिशिंग होता चला जाएगा। चलिए इन अदर वर्ड्स, इफ अ कंज्यूमर कंज्यूम्स अ पर्टिकुलर कमोडिटी कंटिन्यूअसली, देन द मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग। तो ये बताया गया है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या गॉसन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजप्शन का मीनिंग क्या होता है। चलिए ध्यान से देखेंगे हम लोग इसको आगे। ये बोलता है कि इसके लिए हमें कुछ चीजों को अज्यूम करना पड़ेगा कि कंडीशंस ये होगी तभी गॉसन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजप्शन या डीएमयू काम करेगा। द एडिशनल बेनिफिट दैट द पर्सन डिराइव फ्रॉम ईच गिवन इंक्रीज इन स्टॉक और अ थिंग डिमिनिशेस अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, बाकी सब चीजें कांस्टेंट रहेगी, सिर्फ वो जो गुड्स का कंजप्शन कर रहा है वो क्या करेगा, कंटिन्यूअसली करता चला जाएगा। अब हम लोग एजम्पशंस की बात करते हैं। जैसे मैं आपको चाय पिलाना चाहता हूं मगर शुगर फ्री पिलाना चाहता हूं, तो आप बोलोगे क्या सर आप भी चाय पिला रहे हो बिना शक्कर के, मजा नहीं आएगा। तो भाई कुछ चीजें ऐसी है जो जरूरी होती है जिससे हम लोग चाय बना सकते हैं। उसी तरीके से जब भी हम लोग किसी लॉ की बात करेंगे तो उसमें ध्यान से सुनिएगा, लॉ का मीनिंग सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। लॉ के मीनिंग के बाद क्या होना चाहिए, उसमें एजम्पशन होना चाहिए। एजम्पशंस हम लोग मान सकते हैं कुछ भी, ठीक है। उसके बाद क्या होना चाहिए यहाँ पे, तो इसका एक स्केड्यूल होना चाहिए, ठीक है। अब ये स्केड्यूल को आप लोग इजी लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में टेबल भी कह सकते हैं, और इसको प्रूफ करने के लिए आपको बनाना पड़ेगा चित्रम, मतलब डायग्राम, ठीक है। तो किसी भी लॉ को कंफर्म करने के लिए ये हमें 4 चीजें चाहिए। तो हम लोग अब दूसरी चीज पे आ रहे हैं जिसको हम लोगों ने क्या बोला था, एजम्पशंस। तो सबसे पहला एजम्पशन क्या बोलता है, एजम्पशन ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, कि जो भी यूटिलिटी होगी वो हमेशा कार्डिनल नंबर्स के फॉर्म में होगी। कार्डिनल नंबर्स मतलब इसमें जो भी डेटा होगा वो हमेशा नंबर्स के फॉर्म में होगा, पहला पॉइंट। दूसरा बोलता है जो भी इनकम है कंज्यूमर की वो हमेशा कांस्टेंट होनी चाहिए, बार बार चेंज होगी तो वो अपना कंजप्शन लेवल चेंज कर लेगा। जैसे मान लेते हैं हम कोल्ड ड्रिंक पीने जाते हैं तो डायरेक्टली बॉटल परचेज करी ½ लीटर की और इनटेक कर ली, बट रेस्टोरेंट में गए तो उन लोगों ने ग्लास में सर्व करी और उसका कॉस्ट 3 टाइम्स या 4 टाइम्स ज्यादा ले लेते हैं हम लोगों से, है ना। चलिए तो यहां पे बात कर रहा है कि उसके पास जो इनकम होगी वो यहां पे क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट, नहीं तो क्या करेगा वो कंजप्शन लेवल को चेंज कर लेगा। यहां पे आगे बोलता है कि उसका जो भी कंजप्शन होगा वो हमेशा कंटिन्यूअस इन नेचर होना चाहिए। आगे क्वालिटी, क्वांटिटी एंड साइज जो गुड का है वो हमेशा सेम होगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। लास्ट पॉइंट बोलता है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है, मतलब उस चीज को खर्च करने वाले जो पैसा रखा हुआ है, उसने जो भी चीज खरीदने के लिए पैसा रखा हुआ है वो उतना ही होना चाहिए, ना उससे ज्यादा होना चाहिए नहीं उससे कम होना चाहिए। तो ये कुछ हमारे पास 5 एजम्पशंस है जिससे हम लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं, ठीक है। अब हमने कहा था कि किसी भी लॉ को कंप्लीट करने के लिए हमें कितनी चीजें चाहिए भाई, 4। पहली मीनिंग, दूसरा एजम्पशन, तीसरा स्केड्यूल चाहिए। अब स्केड्यूल हम लोग देखते हैं यहां पे, तो पहली यूनिट कंज्यूम करी किसी पर्सन ने तो 50 क्या मिले, बताओ भाई। मेजरिंग यूनिट इज नोन एज यूटिल्स, ओके। देखिए अप टू सो ऑन, कहां तक के कंज्यूम करेगा ये बंदा, यहां तक के, बट एक पॉइंट आएगा जहां पे लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या हो जाएगा इसका 0, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे ये क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव हो जाएगा। मतलब यहां रिलेशन कैसा निकल के आता है भाई, ध्यान से देखिए एक बार फिर से, ये यहां से लेके यहां तक के पूरा रिलेशन पॉजिटिव है, बट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वैल्यू क्या हो रही है इसकी, डिक्रीज। बट यहां पे क्या हो गया, ये कांस्टेंट, और इसके बाद क्या हो गया, ये नेगेटिव, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं इसके डायग्राम पे।
डायग्राम क्या कहता है भाई, समझे इसको। चलिए, तो मैंने ये कहा कि ये हमेशा क्या होगा भैया, लेफ्ट टू राइट नीचे जाएगा, ठीक है। क्यों जाएगा भाई, क्यों, क्योंकि हर बार उसका सेटिस्फैक्शन लेवल क्या होने वाला भाई, कम होने वाला है। तो लॉ को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डायग्राम तो बनाना पड़ेगा। तो बोलता है द थ्योरी ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज प्रेजेंटेड इन द शेड्यूल। किसके थ्रू बताया हम लोगों ने, एक शेड्यूल और दूसरा डायग्राम के थ्रू, ठीक है। तो पहले में कंडीशन में क्या हुआ, एट फर्स्ट द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स इज 50 अप टू सो ऑन, वो डिक्रीज हुई, जीरो लेवल तक क्या है, और फिर क्या हुई बेटा, नेगेटिव। देखिए ये इंक्रीज हुई, उसके बाद क्या बोलता है, कंजप्शन कंटिन्यू रहा उसका, और ये कम होते होते जीरो और -10 पे आ गई, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ भाई, इन द गिवन डायग्राम द ओ एक्स एक्सिस, ओ एक्स एक्सिस का मतलब क्या हुआ भाई, ये हो गया ओ और ये हो गया एक्स, ठीक है। ये क्या हो गया भाई, यहां पे वाई, बोलता क्या है, जो ओ एक्स एक्सिस है रिप्रेजेंट्स द यूनिट ऑफ गुड एक्स कंज्यूम्ड, वेयर एज ओ वाई, अब ये क्या बता रहा है भाई, कितने गुड्स कंज्यूम हुए, और y क्या बताता है, रिप्रेजेंट्स द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी x या गुड x। द मार्जिनल यूटिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, क्या कर रहा है ये, स्लोप्स डाउनवर्ड, कहां से, लेफ्ट से राइट, है ना, ओके। तो कैसा होगा भाई, ये लेफ्ट से राइट, बैक टू बैक नीचे चला जाएगा, ओके, बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी। गुलाब जामुन खाते खाते दोस्त बोर हो चुके हैं, तो देखिए एक टाइम बाद ये जो सेटिस्फेक्शन है वो भी क्या हो जाएगा भाई, नेगेटिव हो जाएगा। चलिए, तो यहां से हम लोगों को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी थोड़ा बहुत समझ में आया। बट ऐसा कोई पॉइंट जहां पे आपने जो पैसा लगाया है उसमें आप खुश हो जाओ, उसको बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ सेटाइटी, या हम लोग उसको बोल सकते हैं सैचुरेशन पॉइंट। अरे भाई बहुत हो गया, अब ना खा पाऊंगा मैं, मतलब ये स्टेटमेंट जब कोई दे दे उसको बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ सेटाइटी या सैचुरेशन पॉइंट। देखिए इस पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है भाई, इसने इतना खा लिया है कि अब वो सोच रहा है क्या कि अब कुछ खाऊं या नहीं खाऊं, ऐसा नहीं है कि कुछ गड़बड़ हो जाए, ओके। तो पॉइंट ऑफ सेटाइटी या सैचुरेशन पॉइंट का मतलब मार्जिनल यूटिलिटी बिकम जीरो, जब mu की वैल्यू क्या हो जाए भाई, जीरो। बट इसको कनेक्ट करें टीयू से, तो टीयू क्या होगा, यहां पे मैक्सिमम होगा। तो इस केस में हम लोग इसको क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ सेटाइटी या सैचुरेशन पॉइंट। पॉइंट वेयर कंज्यूमर सिक्योर्स टोटल पॉसिबल सेटिस्फेक्शन, घर से जितना पैसा लेकर चले गए थे उतना पूरा खर्चा कर दिया और अब हम लोग बहुत ज्यादा खुश है और बचा कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, सैचुरेशन पॉइंट। चलिए, तो हम सैचुरेशन पॉइंट तक के आ चुके हैं, मतलब अभी हमें और भी बहुत सारा पढ़ना है। अब बोलता है पॉइंट ऑफ सेटाइटी के बाद एग्जैक्टली जो हम लोगों का चैप्टर का नाम है, अब हम उस पर क्या करने वाले हैं, एंट्री करने वाले हैं। क्या नाम है इसका, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। एक ऐसा पॉइंट जहां पे हम लोगों ने जो भी पैसा लगाया, धीरे बोलना जरूरी है, क्यों बोलना जरूरी है भाई, पैसे की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो जितना पैसा लगाया उतना ही सेटिस्फेक्शन मिलने वाला पॉइंट क्या कहलाता है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। मगर ये एक सिचुएशन है, ये एक कंडीशन है, हमेशा ऐसा नहीं होने वाला। तो इट इज अ सिचुएशन वेयर अ कंज्यूमर सिक्योर्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, ऐसा कोई भी पैसा लगाना जिसमें हमें बहुत ज्यादा मजा आए। देखिए भाई इसको, अब ये सोच रहा मैं पैसा खर्चा करूं या बचा लूं, मगर खाना भी जरूरी है। तो अब ये क्या है भाई, यहां पे अगर मैं इसको ए बोलता हूं तो ये इसको बी के बराबर बनाएगा। अब ऐसे ए और बी को बराबर बनाना ही तो इक्विलिब्रियम है, और ये दद्दू कौन है हमारे, ये कंज्यूमर है, ठीक है ना, ओके। तो एक ऐसी सिचुएशन जहां पे कंज्यूमर क्या करे, अपनी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव करे विद मिनिमम बजट, उसके जेब में जो भी पैसा रखा हुआ है वो इसका मिनिमम बजट है, ओके। इट इज कॉल्ड एज अ पॉइंट ऑफ बैलेंस, और क्या बोल सकते हैं हम लोग बेटा इसको, पॉइंट ऑफ बैलेंस। कंज्यूमर डज नॉट वांट टू चेंज द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, उसको इसी में मजा आ रहा है भाई। मान लेते एक इसने ड्रेस खरीद ली साल भर के लिए, उसमें मजा आ रहा है, तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन उसके लिए यही है, ओके। आगे बोलता है हेंस इट कैन बी डिराइव्ड एज द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट एट विच द कंज्यूमर मैक्सिमाइजेस। अब मैक्सिमाइजेस क्या करेगा, इट्स सेटिस्फेक्शन विद हिज और हर गिवन लेवल ऑफ इनकम। मैंने कहा कि तीन तरीके के यहाँ पे फैमिली होती है, एक तो रिच फैमिली, एक पुअर फैमिली और एक मिडिल क्लास।
जिसके पास जैसा पैसा होता है वो उस तरीके से क्या करता है, खर्चा करता है और अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करता है। कुछ लोग रोटी में घी लगा के खा लेते हैं, वो सबसे अमीर। कुछ लोग सूखी ही रोटी खा लेते हैं पानी में डुबा के, वो लोग थोड़े से गरीब। मतलब रोटी तो सभी खा रहे हैं, मगर कंडीशंस पे डिपेंड कर रहा है कि वो किस तरीके से इसको इनटेक कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी हमारी कुछ कंडीशंस को ही बताता है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है। ठीक है, अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी, अगर मान लेते हैं मैं मार्केट में जाता हूं सिर्फ और सिर्फ एक चीज को खरीद के लेके आता हूं, तो इसको बोलेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। उतने ही पैसे में अगर 2 चीजें खरीद के ले आता हूं, फॉर एग्जांपल एक तो टी शर्ट और दूसरी जीन्स, तो इसको बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ एग्जैक्टली 2 कमोडिटीज। और अगर मैं मान लेता हूं उससे 2 से ज्यादा चीजें, 3, 4, 5 चीजें खरीद लेता हूं, तो इसको बोलता हूं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 और मोर देन 2 कमोडिटीज। समझ में आ गया होगा, 1, 2 और मोर देन 2। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के कितने टाइप्स हो गए, 3 टाइप, 1 केस, सेकंड केस एंड थर्ड केस। 1 केस में मतलब 1 कमोडिटी, सेकंड केस में 2 कमोडिटी और थर्ड केस में 2 और मोर कमोडिटी। चलिए, तो एग्जांपल्स के थ्रू हम लोगों को याद रखना है, एक में खर्चा, 2 के लिए खर्चा और यहां पे लिए बहुत सारों के लिए खर्चा, है ना। चलिए, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमें 3 केस में समझ में आ गया कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम 3 केस में डिवाइडेड रहेगा। तो अब हम लोग बात करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। फॉर एग्जांपल मेरे पॉकेट में 1000 रुपीज है और ये 1000 रुपीज को ही एग्जैक्टली मैं क्या करता हूं, खर्च करके आता हूं मार्केट में और मैं सेटिस्फाई भी हो जाता हूं। तो यहां पे जो मेरे को सेटिस्फेक्शन मिला उसको मैं बोलता हूं मार्जिनल यूटिलिटी, और उस कमोडिटी का नाम मैं रख देता हूं यहां पे एक्स। इसमें जो खर्चा किया उसको मैं बोल देता हूं प्राइस ऑफ एक्स। जिस कंडीशन में ये दोनों बराबर हो जाए इसको बोलेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी या 1 कमोडिटी। अब क्या कहते हैं, इसमें लिखना भी तो पड़ेगा एग्जाम में, क्या लिखें, इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी द कंज्यूमर, तो यहां प्रोड्यूसर नहीं, कौन होगा बेटा, हमेशा कंज्यूमर, इज इन इक्विलिब्रियम। देखिए ये इक्विलिब्रियम का ही सिंबल है, इक्विलिब्रियम एट द क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स एट विच द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ गुड एक्स इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ द गुड एक्स। मतलब ये मार्जिनल यूटिलिटी और ये इसका प्राइस दोनों ही क्या है, बराबर है। ओके, इन अदर वर्ड्स द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मतलब उसने जो भी पैसा खर्चा किया वो मस्ट बी इक्वल विद द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मतलब वो जो भी खर्चा कर रहा है और उसमें इसको जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है दोनों ही क्या है, यहाँ पे बराबर है। ठीक है, दिस कैन बी प्रेजेंटेड यूजिंग एजम्पशन, स्केड्यूल एंड डायग्राम। इसको हम लोग चाहे तो एजम्पशन, स्केड्यूल और डायग्राम के थ्रू भी बता सकते हैं, मगर फिर वही बात, अब एजम्पशन तो बताना पड़ेगा, मतलब जो चीजें रिक्वायर्ड है इसके बिना ये काम नहीं हो सकता, उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे एजम्पशन। कंज्यूमर को यहाँ पे एक रैशनल वन कंज्यूमर बनना पड़ेगा। अब ये रैशनल वन क्या होता है, ऐसा कंज्यूमर जो समझदार हो, ऐसा नहीं कि 10 रुपए की चीज खरीदी और पता चल रहा है 2 रुपए की चीज का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ये तो गड़बड़ बात है। 10 रुपए खर्चा करो और 20 रुपए का सेटिस्फेक्शन मिल जाए तब तो मजा आएगा, इसको बोलते हैं एक समझदार कंज्यूमर। तो यहाँ पे कंज्यूमर का क्या होना जरूरी है, यहाँ पे समझदार होना जरूरी है। दूसरा, जो भी मार्जिनल यूटिलिटी मनी है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, मतलब उसके पास जो पैसा खर्चा करने के लिए बचा हुआ है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। ठीक है, और उसका जो कंजप्शन है वो कैसा होना चाहिए, यहाँ पे हमेशा कंटिन्यूअस होना चाहिए। आगे बोलता है जो इनकम है या जो उसकी बजट है वो कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसके 4 एजम्पशंस पे ही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 1 कमोडिटी चलने वाला है ना। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं कि क्या कंडीशन फुलफिल करनी है। तो उसने ये कहा कि इसके पास जो भी पैसा है उसको इन लोगों ने बोल दिया MUX, तो ये खर्चा करेगा किसी कमोडिटी पे, तो इसको बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी X। अब जो उसका प्राइस है पर्टिकुलर चीज का उसको बोल दिया प्राइस ऑफ कमोडिटी X। ओके, अब यहां पे बोलता है मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ M। अब ये क्या है मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ M, तो ये बोलता है कि जब MUX अपॉन प्राइस ऑफ X होगा तब कहलाएगा ये मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी एक्सपेंडिचर। ओके, चलिए, तो यहां पे हम लोग चाहे तो इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, इसको इधर ले जा सकते हैं, इसको इधर ले जा सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग को ये फॉर्मूला भी याद करना है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं पर्टिकुलर स्केड्यूल पे।
चलिए, तो किसी भी चीज का प्राइस जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि एक ही चीज खरीद रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एक कुरकुरे का पैकेट खरीद लिया। अब कुरकुरे पे लिखा हुआ है एमआरपी। अब ये एमआरपी का मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मतलब इतने में ही बेचा जा सकता है। तो सभी केस में इसकी प्राइस जो होगी वो क्या होगी, सेम। हाँ, इसको आप खरीद ज्यादा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मगर प्राइस जो देना होगा वो सेम देना होगा। देखिए, तो सबसे पहले अगर किसी चीज को, कमोडिटी को खरीदोगे तो सेटिस्फेक्शन का लेवल बहुत ज्यादा होगा। बट बैक टू बैक अगर कंज्यूम करोगे तो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा। मतलब इट विल कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट। ओके, चलिए, तो यहां पे हमें समझ में आ गया कि एक ही चीज खाएंगे तो हम लोग बहुत ज्यादा बोर हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना। चलिए, तो अब हम लोग इसको डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, एक ऐसा पॉइंट, क्योंकि हमें इक्विलिब्रियम पे भी तो पहुंचाना है। तो यहां पे बोलता है MUX इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स। ये वाला जो पॉइंट है ये बताता है पॉइंट ऑफ लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। यहां पे बंदा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में एक चीज पे खर्चा करने के बाद क्या बोलता है इसमें, इन द गिवन शेड्यूल the consumer prefers to consume more and more units of a commodity if marginal utility of good X is more than the price of good X। प्राइस हर कंडीशन में क्या है उसका सेम, मगर मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जा रही है, धीरे धीरे करके कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि सेम कमोडिटी का कंजप्शन वो कंटिन्यूअसली कर रहा है। द प्रोसेस ऑफ कंजप्शन विल गो ऑन अंटिल मार्जिनल यूटिलिटी गुड एक्स और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एक्सपेंडिचर मस्ट बी इक्वल विद द प्राइस। कब तक के वो कंजप्शन करेगा, तब तक के करेगा जब तक के ये वाली इक्विलिब्रियम कंडीशन फुलफिल ना हो जाए। चलिए आगे बोलता है क्या करना है, कितने में खर्चा करना है, तो उसने बोला विद इन द गिवन बजट। उसके पास जो पैसा है उसी में उसको खर्चा करना है, उससे ज्यादा वो खर्चा नहीं कर देता। ठीक है, सच दैट फुलफिल एट द 5th यूनिट ऑफ शेड्यूल। मतलब देखिए यहां पे कि ये 5 और ये 5 बराबर है, तो मैं यहां इसको लिख सकता हूं MUX और ये हो गया क्या, प्राइस ऑफ एक्स। तो ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी का इक्विलिब्रियम पॉइंट है भाई। ठीक है, तो ये हम लोगों ने स्केड्यूल और ये डायग्राम के थ्रू समझा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। ठीक है, और क्या बोला इसमें, in the given diagram the consumer is in equilibrium at a point E। कौन सा पॉइंट था इक्विलिब्रियम का, पॉइंट E, in which the marginal utility of good X is equals to the price of good X, getting the same amount of satisfaction in return। खर्चा जितना कर रहे हो उतना ही क्या मिल रहा है, सेटिस्फैक्शन। लिफाफा जितने का दिया है उससे ज्यादा खाना नहीं खाना है, उतना ही खाना है। ज्यादा खाओगे तो ध्यान रखेंगे आपका। क्यों? क्योंकि हर जगह कैमरामैन बैठे हुए रहते हैं, वो इसी के लिए रखे जाते हैं कि लिफाफा कितने का दिया और खा कितने का रहे हो, इस पे ध्यान दीजिए आप। ओके, द मार्जिनल यूटिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हमेशा क्या होगा, ये स्लोप्स डाउनवर्ड होगा। ये हो गया इनके हिसाब से लेफ्ट और ये हो गया इनके हिसाब से राइट। ओके, बोलता है द OX एक्सिस रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ गुड एक्स। OX एक्सिस क्या बताएगा, रिप्रेजेंट द गुड, कौन से, एक्स वाले जितने भी है। और y क्या बताएगा भाई, y बताएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स। तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने जो दिया है वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी का दिया। अब हम लोग सेकंड टॉपिक पे आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी। मतलब अभी इसके पास जो भी पैसा है, फॉर एग्जाम्पल इसके पास 1000 रुपीज है, इसी 1000 रुपीज को ये दो पार्ट में डिवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल पहले में ये खर्चा करता है टी शर्ट पे और दूसरे में ये खर्चा करता है जीन्स पे। ठीक है, अब मान लेते हैं कि इसने टी शर्ट 300 रुपए की ले ली और जीन्स ले ली 700 रुपए की। खर्चा कितना हो रहा है अभी भी इसका, 1000 रुपए। अब इसको मैं बोल देता हूं मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी एक्सपेंडिचर, जिसमें कि दो चीजों पे ये खर्चा कर रहा है, मगर मिलने वाला सेटिस्फैक्शन पैसा ज्यादा खर्चा करो या कम करो, दोनों में ही क्या होगा बेटा, बराबर होगा। मतलब ये तो 300 है, इसमें भी सेटिस्फेक्शन इसको उतना ही मिलेगा जितना कि वो 700 की चीज में खर्चा करने के बाद मिलेगा। तो एक ऐसा पॉइंट जहां सेटिस्फेक्शन बराबर हो, उसमें जो लगाया हुआ पैसा है वो ज्यादा कम हो सकता है, मगर सेटिस्फेक्शन क्या मिलना चाहिए, बराबर मिलना चाहिए। इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ
टू कमोडिटी, एग्जैक्टली टू कमोडिटीज पे ही खर्चा करना है। अगर मान लेते हैं ये जीन्स में 1000 रुपए खर्चा कर देता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 000, और मान लेते हैं 999 रुपीज खर्च कर देता है तो 1 रुपए की टी शर्ट खरीदेगा। मिल रही है क्या आजकल 1 रुपए की टी शर्ट? नहीं मिल रही ना भाई। तो ये कंपोजिशन तो थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। क्या होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज? बात करते हैं। In case of two commodities, a rational consumer, rational means एक समझदार कंज्यूमर क्या करेगा? Said to be in equilibrium at a point, एक पॉइंट पे पहुंचना चाहता है at which the marginal utility of money expenditure on both the goods are equal in symbolic term। क्या बोल रहा है यहाँ पे? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एक्सपेंडिचर, मतलब जो उस पे खर्चा कर रहा है वो सिंबॉलिक टर्म में इक्वल होना चाहिए, मतलब उसका अमाउंट ज्यादा कम हो सकता है बट मिलने वाला सेटिस्फैक्शन दोनों ही केस में बराबर होगा विद द गिवन लेवल ऑफ इनकम। पैसा जो है उसके पास उतना का उतना ही रहे। तो हम लोग बात कर चुके हैं यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज के, बट इसको प्रूफ भी तो करना पड़ेगा। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज को और क्या क्या नाम से जाना जाता है, अब हम लोग आते हैं इस पे। तो इससे हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा तभी तो उस नाम पे हम लोग पहुंच पाएंगे। चलिए क्या बोलते हैं इसको? लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, मतलब जितना भी आपके पास पैसा है वो पैसा आपने सही जगह लगाया। फॉर एग्जांपल ये 300 रुपए कहीं लगाया और ये 700 रुपए कहीं लगाया और आप सेटिस्फाइड भी हुए 300 यूटिल से और यहां पे सेटिस्फाइड हो गए 700 यूटिल से। ठीक है, तो इस तरीके से जो आप सेटिस्फैक्शन आपको मिल रहा है इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। जो पैसा लगाया गया है उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन अगर सही मिल जाए तो उसको बोलेंगे लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। चलिए आगे बोलता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल। देखिए यहां पे दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। हम लोग अगर मान लेते हैं एक्स पे जो पैसा लगा रहे हैं उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन जो वाई पे पैसा लगा रहे हैं उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन क्या है? बराबर है, इसलिए कहा जा रहा है इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। लास्ट बोलता है गॉसन सेकंड लॉ, और गॉसन सेकंड लॉ क्या कहता है भाई? जो पैसा लगाया है उसमें उतना ही अगर सेटिस्फैक्शन मिल जाता है तो इसको बोलते हैं गॉसन सेकंड लॉ। बट इन सब के लिए कौन सी कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा? तो इसके लिए हम लोग को कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा जो हम लोगों ने पैसा लगाया कमोडिटी एक्स पे उस पे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन, जो पैसा लगाया हम लोगों ने कमोडिटी वाई पे और मिलने वाला सेटिस्फैक्शन, दोनों मिला के किसके बराबर होना चाहिए? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एक्सपेंडिचर के बराबर होना चाहिए। तब जाके ही ये जो सिनोनिम्स दिए जो है काय के कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज के वो फुलफिल होंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे कि इसको और क्या कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। तो दूसरी कंडीशन जो है वो ये है, क्या है? बोलता है इन केस ऑफ टू कमोडिटी, अगर कमोडिटी दो है तो द कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैन आल्सो बी रिटन एज द रेशियो। कैसे लिखा जा सकता है इसको? रेशियो। किस चीज का रेशियो? तो रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी किसके साथ? between the two goods must be equal with the ratio of price। अब ये बोलता है कि ये जो रेशियो है इसमें दो गुड्स की जो भी वैल्यू है वो और उनका जो प्राइस का रेशियो है वो दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तब जाके ही हम लोग इसको क्या कहेंगे? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज। तो दो कंडीशन हम लोगों ने अभी तक के फुलफिल कर ली। एक तो ये, इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं, देखिएगा ध्यान से, MUM मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू MUX अपॉन प्राइस ऑफ X इज इक्वल्स टू MUY ध्यान दीजिएगा, MUY अपॉन प्राइस ऑफ वाई। अरे भाई चलो हम लोग इसको ध्यान से समझते हैं, किसके बराबर होना चाहिए? तो ये बोलता है MUY किसके बराबर होना चाहिए? प्राइस ऑफ वाई के। तब जाके ये कंडीशन हमारी फुलफिल होगी। चलिए तो अब ये बोलता है कि इसको प्रूफ करने के लिए हम लोगों ने एक स्केड्यूल बनाया जिसमें हम लोगों ने एक्स कमोडिटी के प्राइस और वाई कमोडिटी के प्राइस की बात करी, साथ ही उसके मार्जिनल यूटिलिटी की बात करी कि उस पे मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी कितना होगा। चलिए तो हम लोगों को ये समझ में आ गया कि ये जो खर्चा वर्चा आप लोग करते हो ना, ये सबके लिए पैसा चाहिए। और पैसा कितना है हमारे पास? मान लेते हैं टोटल मिला के 60 रुपए। ठीक है, तो मैं यहां पे मान लेता हूं कि टोटल 60 रुपए में दो जगह पे हम लोग को खर्चा करना है। क्या करना है? पहले 10 रुपए के हिसाब से खर्चा करना है और दूसरा जो है वो 5 रुपए के हिसाब से खर्चा करना है। पहला जो खर्चा है वो कमोडिटी एक्स पे हो रहा है और दूसरा जो कमोडिटी वाई पे होने वाला है खर्चा। चलिए ध्यान से देखते हैं हम लोग कि यूनिट्स पहली जो है उसमें
x पे जो खर्चा किया उसमें जो सेटिस्फैक्शन मिला वो कितना मिला, 100 मिला, है ना। चलिए यहां ध्यान से देखिए भाई, तो इसको क्या मैं यहां पे यूटिल्स लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब जो सेटिस्फैक्शन मिला 100 का कितने प्राइस पे करने के बाद मिला, 10 रुपीज प्राइस पे करने के बाद मिला। इसी तरीके से 35 जो यूटिल्स मिले हैं वो कितना पे करने के बाद मिले हैं भाई, 5 रुपीज पर यूनिट पे करने के बाद मिले। बट अगर हम लोग बात करें सेटिस्फैक्शन लेवल, जो कि हम लोगों ने कहा था कि MUM इज इक्वल्स टू होना चाहिए MUX अपॉन प्राइस ऑफ X इज इक्वल्स टू MUY अपॉन प्राइस ऑफ Y, तो ये होना चाहिए इस जगह पे, मगर ऐसा तो नहीं हो रहा है। अब क्या करें भाई, तो ऐसी कंडीशंस ढूंढो जब हम लोग दोनों ही जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एक्सपेंडिचर है वो दोनों गुड्स पे होने वाला, उस पे सेटिस्फैक्शन क्या मिले हमें कि हम लोगों को एक जैसे क्या मिले, बराबर मिल जाए, है ना। चलिए ध्यान देते हैं फिर हम लोग, तो हमारे पास कितनी कमोडिटी है भाई, यहाँ पे 2 कमोडिटी है, ठीक है। चलिए तो पहली कमोडिटी को X लिख देता हूं, दूसरी कमोडिटी को Y लिख देता हूं। अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देते हैं, तो यहाँ पे ये जो 7 है और ये जो 7 है ये दोनों बराबर है। अब इसमें कौन सी कमोडिटी पे आ रहा है, तो ये बोल रहा है X की कौन सी कमोडिटी है भाई, फर्स्ट कमोडिटी है जिसपे ये 7 है, और Y की हम लोग कमोडिटी देखें तो ये 4th कमोडिटी है। इसका प्राइस कितना है ध्यान देंगे हम लोग कि, तो X का जो प्राइस है वो कितना रुपीज है भाई, 10 रुपीज है प्लस, तो ये खर्चा किसका हो गया, X का। Y की हम लोग बात करते हैं तो Y का जो प्राइस है वो कितना है भाई, 5 रुपीज है ना। चलिए तो Y का जो है 5 रुपीज है, नहीं यहां पे कुछ गड़बड़ी हो रही है भाई, ध्यान देंगे हम लोग फिर से कि ये जो हम लोग एजम्पशंस ले रहे हैं, एजम्पशंस में हम लोग को ये देखना है, पहला ये वाला दोनों बराबर, दूसरा ये वाला दोनों बराबर, तीसरा ये वाला दोनों बराबर, ठीक है ना। चलिए तो आप फिर से हम लोग लिखते हैं कि Y की पहली कमोडिटी जो कि कितने रुपए के हिसाब से है, 5 रुपए के हिसाब से। अब हम लोग ले लेते हैं X की कौन सी कमोडिटी, तो X की 4th कमोडिटी जो कितने रुपए के हिसाब से है, 10 रुपए के हिसाब से है, ठीक है। इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये हो गया 5 1 5 और ये क्या हो गया 4 10 40, तो ये टोटल मिला के क्या हो गया 45। आपके पास मनी एक्सपेंडिचर कितनी है 60, तो ये कंडीशन तो आपकी फुलफिल ही नहीं हो रही है। चलिए मतलब ये वाला 7 = 7 जो है ये तो फुलफिल नहीं हो रहा है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें नेक्स्ट जो कंडीशन है वो कौन सी है, 6 = 6 की। ओके चलिए तो हम लोग बात करते हैं X में कौन सी कमोडिटी है भाई, हमारी सेकंड यूनिट वाली कमोडिटी है, ठीक है। चलिए अब इसका प्राइस कितना है भाई, 10 रुपीज है, तो ये कितना रुपए खर्चा कर चुका है, 20 रुपीज खर्चा कर चुका है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहां पे कि जो X है और ये जो Y है इसमें कमोडिटीज का हम लोगों को बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए तो यहां पे ये बोलता है ये जो 6 है इसकी कमोडिटी कितनी है, 2, तो यहां पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 × Y के प्राइस की वैल्यू कितनी है 5। इसी तरीके से अगर हम लोग यहां पे बात करें तो ये है इसकी 5th यूनिट, ठीक है। 5th यूनिट किसकी भाई, X की 5th यूनिट, ठीक है। बट इसका प्राइस कितना है यहाँ पे 10 रुपीज, तो ये टोटल मिलाते हैं तो ये हो जाता है 50 और ये हो जाता है 10। देखिए ये हो गया कितना हमारा 60, मतलब ये 60 और ये 60 क्या है, बराबर है। बट इसके लिए क्या कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी कि ये जो हमारा 5th यूनिट है, काय का 5th यूनिट, तो 5th यूनिट बेटा X का, ठीक है, और सेकेंड यूनिट का, तो सेकेंड यूनिट Y का। ये जो कंडीशन है फुलफिल हो रही है कौन सी वाली, ये वाली, कौन सी, MUM = MUX अपॉन प्राइस ऑफ X = MUY अपॉन प्राइस ऑफ Y, ठीक है। आगे भी तो है ये, यहाँ पे क्या है, ये 5 और ये वाला जो 5 है ये दोनों भी इक्वल है, बट इसको कैलकुलेट करके तो देख ले कि ये MUM के बराबर है भी या नहीं है। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे ये जो 5 है ये काय का है भाई, X का है, ये जो 5 है ये काय का है, Y का है। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे बोलता है कि इसकी 6 यूनिट किसकी, X की, कितना रुपए, 10 रुपए। यहाँ पे Y की हम लोग बात करें तो इसकी कौन सी यूनिट,
थर्ड यूनिट, कितने रुपए के हिसाब से, 5 रुपए के हिसाब से। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो गया 60, ये हो गया 15, ये कितना हो रहा है 75, जो कि 60 के बराबर नहीं है। मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी कौन सी कंडीशन में फुलफिल हो रही है, सिर्फ ये वाली कंडीशन में। यहां तक के मेरे ख्याल से अब कोई डाउट नहीं होगा। चलिए तो हमें ये समझ में आ गया और ये डेटा हम लोगों ने याद कर लिया। याद करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हम लोग जो x लेंगे उसमें 100 से लेके 50 तक के आएंगे, और नीचे जाना चाहते हो तो जा सकते हो। यहां पे किससे स्टार्ट करेंगे, 35 से अप टू सो ऑन। इन सब में डिफरेंस कितने का, 5 में। इन सब में डिफरेंस कितने का, 10 का। मतलब 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको याद करेंगे। चलिए तो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज स्केड्यूल के थ्रू कैसे हम लोग बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ता है। According to definition, consumer equilibrium in case of two or more commodity in the given schedule, the consumer can prefer different bundle of goods that they are follows। जो हम लोगों ने schedule में पढ़ा, तो इसने क्या कहा, 4th यूनिट लिया हम लोगों ने गुड x का एंड फर्स्ट यूनिट लिया गुड y का, नहीं आया बराबर। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो 4th यूनिट लिया हम लोगों ने किसका, x का, जिसका रेट कितना था 10 रुपीज, और फर्स्ट यूनिट लिया किसका बेटा, y का, जिसका अमाउंट कितना था। अब इन दोनों को प्लस करते हैं तो कितना हो रहा है, 40 प्लस 5 इज इक्वल टू 45, जो कि इक्वल नहीं है। यहां पे हम लोग आते हैं, 5th यूनिट लिया, ठीक है, और इसका कितना यूनिट लिया, 2nd यूनिट लिया। कितने के हिसाब से, ये 5 रुपए के हिसाब से, ये 10 रुपए के। ये देखिए तो यहां पे टोटल क्या आ गया, मनी इनकम के बराबर। तो यही तो हम लोग को प्रूफ भी करना था। थर्ड वाली कंडीशन में ये 75 आ रहा है, जो कि बराबर नहीं है। तो ये 3 कंडीशन से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी पैसे को खर्चा करने वाले हैं, बट हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास 1000 रुपए है, इसको हम लोग 2 या 2 से ज्यादा चीजों में खर्च करने वाले हैं। बट जो भी आप पैसा खर्चा करेंगे 2 या 2 से ज्यादा चीजों पे, मिलने वाला सेटिस्फेक्शन जो है हर एक पॉइंट पे बराबर होगा। ऐसे मिलने वाले सेटिस्फेक्शन जो भी पॉइंट पे मिलते हैं उसको हम लोग कहते हैं यहां पे इंडिफरेंस कर्व। तो अभी तक के हम लोगों ने जो पढ़ा ये सारा का सारा कार्डिनल अप्रोच था। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा ऑर्डिनल अप्रोच, जो कि यूटिलिटी का सेकंड पार्ट था। एक बार फिर से मैं बता देता हूं, कार्डिनल का मतलब होता है जब भी सेटिस्फेक्शन इन टर्म्स ऑफ नंबर बताएंगे उसको बोलते हैं कार्डिनल अप्रोच, और इन टर्म्स ऑफ क्या नंबर नहीं बताना है, रैंक्स बताना है, प्रेफरेंस बताना है, तो ये सब क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑर्डिनल अप्रोच। चलिए तो हम लोग समझते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 3 कमोडिटी। मैंने कहा इसको हम लोग क्या कहेंगे, इंडिफरेंस कर्व। In case of 2 or more commodities, the consumer equilibrium can be represented with the help of curve which is known as indifference curve। कैसे शो करते हैं इसको हम लोग, IC से। अब इंडिफरेंस कर्व को समझते हैं कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। इंडिफरेंस कर्व थ्योरी, और इसको हम लोग ऑर्डिनल कर्व थ्योरी भी कह सकते हैं। इट इज द अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन। अल्टरनेटिव मतलब या तो ये या तो वो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ध्यान से समझिएगा कि एक रेस हुई, एक रेस में मान लेते हैं बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स आते हैं और वहां पे 3 बॉक्सेस रखे हैं जिसमें कि कुछ चॉकलेट्स है, ठीक है, बट तीनों चॉकलेट्स पे जो रैप अप करा गया है वो सेम कलर से किया गया है, ठीक है। चले अब यहां पे मान लेते हैं इसमें गोल्ड मेडल रखा हुआ है, ठीक है, किसी ने जीता तो गोल्ड मेडल मिल जाएगा। यहां पे सिल्वर रखा हुआ है और यहां पे मान लेते हैं ब्रोंज रखा हुआ है। बट अभी देखने वाली की नजर में ये तीनों ही जो बॉक्सेस है सेम है। क्यों? क्योंकि इसमें जो रैप अप करा गया है वो क्या है, सेम है। बट ये जज को पता है कि उसमें वेट ज्यादा है गोल्ड वाले में, उससे कम वेट जो है मान लेते हैं इसमें है और उससे कम इसमें है। तो मगर मिलने वाला सेटिस्फेक्शन देखने वाले की नजर के हिसाब से तो सेम है, बराबर है, इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग इंडिफरेंस कर्व। तो इंडिफरेंस कर्व क्या बोलता है, इट इज एन अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ कंजप्शन ऑफ 2 गुड्स, या तो 2 गुड्स या तो 2 से ज्यादा गुड्स भी हो सकते हैं, मगर ये ग्रुप्स जो होंगे उसको हम लोग बोलेंगे बंडल्स। जो गुड्स रखेंगे हम लोग एक साथ उसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, बंडल्स, ओके, विच गिव्स द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। देखिए यहाँ पे G इज इक्वल्स टू S इज इक्वल्स टू B, तीनों ही मिलने वाले सेटिस्फेक्शन जो होंगे इसमें क्या होंगे, बराबर होंगे, ओके। लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, इन अदर वर्ड्स इट इज अ कर्व विच रिप्रेजेंट अबाउट वेरियस कॉम्बिनेशन। ये अलग अलग कॉम्बिनेशन के बारे में बताता है। मतलब ये एक कॉम्बिनेशन मान लेते हैं A, इसमें मान लेते हैं 1 + 1 + 1 चॉकलेट्स है, मान लेते हैं B, इसमें 2 +
+2 चॉकलेट है। सी मान लेते हैं इसमें 3 + 3 + 3 चॉकलेट्स है। तो ये तीनों ही देखने में हम लोगों को क्या लग रहे हैं, बराबर, मगर इसमें क्वांटिटी क्या है, चेंज है। ओके, वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ कंजप्शन ऑफ टू गुड्स विच गिव्स द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। क्या मिलेगा इसमें, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है। चलिए, तो अब हम लोग इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिफरेंस कर्व में कैसे कैसे हम लोग बंडल्स बनाएंगे। तो इंडिफरेंस कर्व 1 रिप्रेजेंट इंडिफरेंस कर्व विच इज इन द सेम टर्म ऑफ सेटिस्फैक्शन। वो हर एक पॉइंट पे क्या बताएगा, जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो आपका क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। चलिए इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहां से मैंने इंडिफरेंस कर्व बनाया, ठीक है। मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, मान लेते हैं पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। इंडिफरेंस कर्व के अकॉर्डिंग A इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी होना चाहिए। और इसमें जो बंडल ऑफ गुड्स है, ये बंडल ऑफ गुड्स है और ये जो बंडल ऑफ गुड्स है ये चेंज हो सकते हैं। हो सकता है ये 10 kg का हो, ये हो सकता है 12 kg का हो, या हो सकता है ये 7 kg का हो, बट मिलने वाला सेटिस्फैक्शन तीनों से ही क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। और ये जो कर्व है इसको मैं नाम दे दूंगा IC1, इंडिफरेंस कर्व 1। तो ये बोलता है यहाँ पे तीनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। नॉट इन मॉनेटरी टर्म, बट किस टर्म में होना चाहिए, सेटिस्फैक्शन के टर्म्स में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तभी तो हम लोग इसको ऑर्डिनल अप्रोच या इंडिफरेंस कर्व का अप्रोच कह पाएंगे। चलिए, इन केस ऑफ इंडिफरेंस कर्व, इफ द कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग गुड्स एट अ पॉइंट ए, अगर ए पे वो कोई गुड्स को कंज्यूम करता है, मोर क्वांटिटी ऑफ गुड वाई एंड लेस क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स। इसको ध्यान से हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, यहां से हम लोग देखें तो ये जो इसमें x है, इसमें जो x है और जो y है उसमें गुड्स ज्यादा जा रहा है कि कम जा रहा है, ये हम लोग देखने वाले हैं। तो इसमें ये जो एरिया है पूरा का पूरा ये y का है, मतलब y ज्यादा है। बट x की हम लोग बात करें तो x इतना सही है, मतलब पहली कंडीशन में a में x जो है कम है और y जो है वो ज्यादा है। बट b में हम लोग बात करें तो ये लगभग x भी और y भी दोनों क्या है, यहाँ पे बराबर है। बट थर्ड कंडीशन अगर मान लेते हैं यहाँ पे c होता, इसको मैच कर देते हम लोग, तो इसमें क्या होता, x ज्यादा होता और y कम होता, ठीक है। बट यहां पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंडिफरेंस कर्व में ज्यादा कम की बात मत करो। क्यों, क्योंकि ये इंडिफरेंस कर्व है, इसमें लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। तो ये पहले पॉइंट की हम लोगों ने बात करी, तो पहले पॉइंट में क्या याद कर लिया हम लोगों ने कि जो y है वो ज्यादा होगा, x है कम होगा, ये समझ में आ गया हमें, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें। एंड नाउ ही वांट्स टू इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ गुड x, देन ही मस्ट हैव टू डिक्रीज द लेवल ऑफ कंजप्शन ऑफ गुड y। जाहिर सी बात है, अगर ये इसको कम करता है तो जाहिर सी बात है x को ज्यादा ले पाएगा, और कम करता है तो और x को ज्यादा ले पाएगा, है ना, ठीक है। तो एज व्हेन ही इंक्रीजेस द कंजप्शन ऑफ गुड x, ही विल गेट सम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन। In order to retain at the same level of satisfaction, he must decrease the level of consumption of good y। मतलब अगर y को वो बैक टू बैक कम करते जाएगा तो x में बैक टू बैक वो अपनी लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को क्या करते जाएगा, बढ़ाता चला जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंडिफरेंस कर्व, जो कि एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है। चलिए अब इंडिफरेंस सेट क्या होता है हम लोग देखते हैं। ये जो कॉम्बिनेशन होते हैं अलग अलग ग्रुप्स के, उसको कहा जाता है इंडिफरेंस सेट। ओके, दीज कॉम्बिनेशन ए बी सी आर टुगेदर नोन एज इंडिफरेंस सेट। क्यों, क्योंकि इस कर्व में जब हम लोगों ने बनाया इसको तो यहां पे ए बी और सी ये तीनों एक ग्रुप में है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इंडिफरेंस सेट। ओके, अब इसमें एक चीज निकल के आ गई, मोनोटोनिक प्रेफरेंस। अब ये मोनोटोनिक का मतलब या मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, ठीक है। मान लेते हैं कि एक फेस्टिवल आया जिसका नाम था दिवाली। अब मान लेते हैं कि मैं किसी स्टूडेंट के यहाँ गया और स्टूडेंट के यहाँ गया तो उसने बोला सर ये सब हमारे यहाँ अलग अलग चीजें बनी है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है,
और ए बाउल में बहुत सारे गुलाब जामुन रखे हुए हैं, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो मैंने क्या बोला कि भाई ये बी और सी में मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं और मुझे जो है गुलाब जामुन बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैंने ए को चूज करा इन दोनों को हटा के। अगर किसी चीज को हटा के आप किसी चीज को प्रेफरेंस देते हो, दैट इज नोन एज मोनोटोनिक प्रेफरेंस। तो गुलाब जामुन याद रहेंगे क्या हम लोगों को? बस इतना सा याद करना है। तो क्या होता है मोनोटोनिक प्रेफरेंस? इट रेफर्स टू द हायर बंडल ऑफ गुड्स। किसमें मिल रहा है हमें सबसे ज्यादा? हायर बंडल ऑफ गुड्स ए में मिल रहा है, which gives higher level of satisfaction than other। तो दूसरे से हमें सेटिस्फैक्शन जिसमें ज्यादा मिलता है उस गुड्स को हम लोग कहते हैं यहां पे मोनोटोनिक प्रेफरेंस। तो दो हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गए, एक तो आ गया इंडिफरेंस सेट और दूसरा आ गया मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। ये सब किसमें चल रहा है? तो ये सब चल रहा है किसमें? इंडिफरेंस कर्व में। अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं इंडिफरेंस कर्व की। तो पहली प्रॉपर्टी बोलता है इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। क्यों स्लोप्स डाउनवर्ड भाई? क्योंकि जैसे जैसे ये सेक्रीफाइस करेगा वैसे वैसे ये क्या करेगा भाई? गेन करेगा। अब ये सेक्रीफाइस गेन क्या होता है? तो यहां पे मैंने एक सिंबल लगा के रखा है जिसका नाम है डेल्टा, और डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज। ठीक है, चलिए, मतलब कि अगर मान लेते हैं ये यहां पे कोई वैल्यू थी, मान लेते हैं यहां ये 10 वैल्यू थी, ओके, और यहां पे मान लेते हैं कि 20 वैल्यू थी, तो यहां पे डिफरेंस कितने का आ गया? 10 का। ठीक है, अगर ये 10 की बात करें तो ये -10 है, मतलब ये अपने आप को सेक्रीफाइस करने को तैयार, और यहां पे मान लेते हैं 10 जुड़ जाता है, तो यहां पे y क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है, और यहां पे गुड एक्स क्या कर रहा है भाई? फायदा उठा रहा है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? गेन। तो ये देखिए ये नीचे जा रहा है और वो राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो पहली वाली इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या बोलती है कि मोनोटोनिक प्रेफरेंस के कारण आईसी कर्व स्लोप्स नेगेटिवली ड्यू टू द सब्स्टिट्यूशन ऑफ गुड्स वाई। वाई को हटा के हम लोग कहां स्विच करने वाले हैं? एक्स पे स्विच करने वाले हैं, है ना? ठीक है, गुड एक्स, द यूनिट ऑफ गुड वाई इज सेक्रीफाइस। ये वर्ड याद रखिएगा, गुड वाई क्या करने को तैयार है? सेक्रीफाइस। अब इससे फायदा क्या होगा कि एक गुड जो है वो जुड़ गया किसमें? गुड एक्स में। ठीक है, तो यहां पे फॉर्मूला क्या हो गया इसका? स्लोप ऑफ आईसी कर्व इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई, और ये साइन कैसे लगा दिया हमने? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? सेक्रीफाइस करता है, और ये डेल्टा एक्स का मतलब ये क्या करता है भाई? गेन करता है। चलिए, अब बोलता है इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। इंडिफरेंस कर्व आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। अब ये इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो हमेशा कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। कॉन्वेक्स का मतलब नियर टू द ओरिजिन। ये देखिए इसके पास में है, ठीक है ना? चलिए, तो ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ फॉल इन MRS या MRT। ठीक है, तो यहां पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसा रेट होता है जहां पे आपको डिफाइन करना होता है कि जो एक गुड्स है वो दूसरे गुड्स के लिए कंटिन्यूअसली क्या करना चाहता है? सेक्रीफाइस करना चाहता है, और दूसरा गुड्स इसके बदले में क्या करने वाला है? यहां पे गेन करने वाला। तो MRS क्या होता है? शॉर्ट में मैं लिख देता हूं भाई, MRF नहीं है, MRS है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। इट इज अ रेट, एक रेट है एट विच द कंजप्शन ऑफ 1 यूनिट ऑफ गुड एक्स इज सेक्रीफाइस फॉर द कंजप्शन ऑफ 1 यूनिट ऑफ गुड वाई। द रेट एट विच कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्स्टिट्यूट 1 गुड फॉर द अदर, मतलब एक वाई सेक्रीफाइस कर दो भाई और गुड एक्स क्या करे? यहाँ पे गेन करते चले जाए। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको एक स्केड्यूल के थ्रू समझते हैं। पहले यूनिट पे मान लेते हैं गुड वाई था हमारे पास कितना? 20 यूटिल्स। अब यहां पे इसने मान लेते थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करना शुरू किया, तो गुड एक्स कितना बन गया यहां पे? 1। बट इसके पहले तो कुछ भी नहीं है, इसके पहले तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहां पे क्या निकालना है? डेल्टा, मतलब चेंज। तो चेंज तो कुछ हुआ ही नहीं है क्योंकि स्टार्टिंग ही यहां से हुई है। बट अगर हम लोग यहां से देखें, देखिए इसमें चेंज हुआ, कितने का चेंज हुआ भाई? 5 का चेंज हुआ। इसमें कितने का चेंज हुआ? 1 का चेंज हुआ। देखिए, तो यहां पे ये 5 का चेंज और यहां पे ये 1 का चेंज, तो ये एक रिफॉर्म बन गया रेशियो का। कैसा हो गया भैया? 5:1। बैक टू बैक हम लोग अगर देखें तो 15 से 12, 12 से 10, 10 से 9, ये 1 से 2, 2 to 3, 3 से 4 और 4 से 5। तो यहां रेशियो देखिए कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? यहां पे y हर बार जो है
थोड़ा 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 सेक्रीफाइस करता है और x जो है हमेशा यहाँ पे गेन करते हुए चलता है। तो इस तरीके के जो सिस्टम होते हैं सेक्रीफाइस और गेन को हम लोग क्या कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, या बोल सकते हैं हम लोग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो इंडिफरेंस कर्व में हम लोगों ने समझा कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। अब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है भाई, यहां पे हम लोग इसको समझते हैं। चलिए देखिए, तो इसको अगर हम लोग मैच करते हैं यहां पे, तो इसको देखिए ये बढ़ रहा है, मतलब इतना कम होना और इसका इतना बढ़ना, फिर इसका कम होना, फिर इसका बढ़ना, फिर इसका कम होना, फिर इसका बढ़ना। ये सब कहां से पता चला, ये सब हमें पता चला स्केड्यूल से। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में डिक्रीज होती है वैल्यू बिकॉज ऑफ यूनिट्स ऑफ गुड y इज सेक्रीफाइस फॉर द यूनिट ऑफ गुड x। अगेन एंड अगेन, हर बार वो क्या करता है, सेक्रीफाइस करता है, कौन, y। एंड अगेन हेंस द फॉल इन MRS इज कॉल्ड एज डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब क्यों क्या नाम दे दिया इसको भाई, DMRS, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, विच इज प्रेजेंटेड इन द डायग्राम। हम लोगों ने ये डायग्राम में अभी समझा था, ये वाले डायग्राम में हम लोगों ने समझा, स्केड्यूल में समझा, और ये देखिए इसी का डिस्क्रिप्शन ये डायग्राम दिया हुआ है। ओके, एग्जांपल की हम लोग बात करें कि एक बच्चा है कोई, ठीक है, वो 2 बिस्किट खा लेता है फॉर एग्जाम्पल, या तो वो मैगी खा लेता है। तो अगर मान लेते हैं वो बिस्किट अगर 2 खाता है तो उसको मैगी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर मैगी खा रहा है तो क्या करना पड़ेगा, उसको बिस्किट सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग स्टेजेस की बात करते हैं। तो बोलता है एट फर्स्ट स्टेज ही इज कंज्यूमिंग मोर अमाउंट ऑफ बिस्किट, मतलब बिस्किट जो है वो ज्यादा कंज्यूम करना चाहता है और मैगी जो है वो यहाँ पे कंज्यूम कम करेगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें कि जो उसने कंजप्शन बढ़ा लिया, किसका कंजप्शन बढ़ा लिया भाई, बिस्किट का कंजप्शन बढ़ा लिया, तो मैगी का क्या कर दिया होगा, यहाँ पे कम कर दिया होगा। तो यहाँ पे बिस्किट क्या कर रहा होगा, कंटिन्यूअसली सेक्रीफाइस, और मैगी क्या कर रहा होगा, यहाँ पे गेन कर रहा होगा। ओके, ड्यू टू हैवी कंजप्शन, अब खाते खाते वो बोर हो गया तो स्विच करना चालू करा उसने मैगी पे। डिराइव फ्रॉम बिस्किट वुड बी वेरी लेस, से 5 यूनिट, धीरे धीरे करके और कम होता गया। ड्यू टू वेरी लो कंजप्शन ऑफ मैगी इट्स यूटिलिटी वेरी हाई, सिर्फ 25 यूटिल्स, कम मिलेगा तो उसमें ज्यादा क्या लगेगा, उसको ईगरनेस लगेगा कि और मुझे मिलना चाहिए। तो यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ पे ये 5 यूटिल्स है और यहाँ पे ये कितना यूटिल्स है भाई, 25 यूटिल्स है। ठीक है, अब देखिए तो धीरे धीरे करके क्या होता जाएगा, बिस्किट कम होता चला जाएगा और धीरे धीरे मैगी क्या करते जाएगा, बढ़ाते चला जाएगा, है ना। ठीक है, आगे बात करते हैं। ड्यू सपोज द कंज्यूमर कंज्यूम मोर यूनिट ऑफ मैगी विच इंक्रीजेस द सेटिस्फैक्शन बाय 25 यूटिल्स, अगर वो वहां पे पहुंच गया एंड इन ऑर्डर टू कंपनसेट एंड टू रिमेन ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व ही मस्ट रिड्यूसेस द कंजप्शन ऑफ बिस्किट। अगर वो चाहे कि मैगी ज्यादा चाहिए तो उसको बिस्किट को कंजप्शन को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। कंजप्शन ऑफ बिस्किट अप टू सेटिस्फैक्शन ऑफ 25 यूटिल्स इज 5 यूनिट्स, मतलब अगर वो 5 यूनिट्स इनटेक कर रहा है तो वो 25 यूटिल्स के बराबर हो जाए। इस कंडीशन को भी हम लोग इंडिफरेंस कर्व कह सकते हैं। हेंस द रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज 5:1, मतलब ये क्या हो गया अब रेशियो 5:1 का, ये रेशियो हम लोग चाह रहे थे यहाँ पे। ठीक है, चलो भाई अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट स्टेज पे क्या होगा। द कंज्यूमर वॉन्ट टू इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ मैगी अगेन, अब बिस्किट से खाते खाते वो क्या हो गया है, बोर, अब क्या चाहता है वो और क्या खा भाई, मैगी। But now, as he already increases its consumption in previous stage, पहले स्टेज में वो ऑलरेडी ज्यादा कंज्यूम कर चुका है, the satisfaction derived from Maggi also decreases से 20 यूटिल। अब मैगी खाते खाते भी वो बोर होने लग गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी क्या रूल इंप्लीमेंट हो रहा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, एंड इन ऑर्डर टू कंपनसेट, अब फिर से वो कंपनसेट करना चाहता है, he will reduce the consumption of biscuit up to satisfaction of 20 यूटिल। 4 यूनिट्स रेट ऑफ सेटिस्फैक्शन इज 4:1, मतलब पहले क्या हुआ 5:1, अब कितना हुआ 4:1, आगे चल के क्या होगा 3:1, फिर आगे चल के क्या होगा 2:1, लास्ट में क्या होने वाला है 1:1। ओके, सिमिलरली इन दिस वे रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन विल गोज ऑन डिमिनिशिंग एंड द इंडिफरेंस कर्व विल बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। इंडिफरेंस कर्व कैसा रहेगा, हमेशा कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ठीक है, चलिए तो हम लोगों ने ये नेक्स्ट स्टेज समझी, मतलब ये हमारी कौन सी थी, सेकेंड स्टेज थी, है ना। चलिए भाई बहुत बढ़िया चल रहा है हमारा सब कुछ कार्यक्रम। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टेज पे आने वाले हैं। तो यहाँ पे बिस्किट्स और मैगी की दौड़ लग रही है भाई, जैसे एक कछुए की और
खरगोश की दौड़ थी, उसी तरीके से मतलब कि यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं बिस्किट और मैगी की। अब बिस्किट धीरे 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 करके इसका कंजप्शन जो है वो कम होता चला जा रहा है। अब ये कम हो रहा है मतलब मैगी का कंजप्शन धीरे धीरे करके कंज्यूमर क्या चाहता है, बढ़ाना चाहता है ना। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, जो रेशियो है, और रेशियो को हम लोगों ने क्या नाम दिया था, MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो वो बैक टू बैक क्या होता जाएगा भाई, चेंज होता चला जाएगा और डिक्रीज होता चला जाएगा। अब इस स्टेज में क्या करता है, द कंज्यूमर वांट टू इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ मैगी। अब क्या चाहता है वो कि कंजप्शन बढ़ा दे काय का, मैगी का, बट नाउ ही इज ऑलरेडी इंक्रीजेस इट्स कंजप्शन इन प्रीवियस स्टेज। इसके पहले भी ये चीज वो कर चुका है। द सेटिस्फैक्शन डिराइव्स फ्रॉम मैगी आल्सो डिक्रीजेस से 20 यूटिल्स। अब कहां पे आ चुका हुआ, 20 यूटिल्स पे, किसके कारण, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कारण। एंड इन ऑर्डर टू कंपनसेट, अब ऑर्डर टू कंपनसेट मतलब अब अगर मान लेते वो कंपनसेट करना चाहता है किसके साथ, बिस्किट के साथ, तो ही विल रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ बिस्किट अप टू अ सेटिस्फैक्शन ऑफ 20 यूटिल्स। मतलब अब इसको इसका भी कंजप्शन क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो 4 यूनिट्स, रेट ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या बन जाएगा यहाँ पे, 4:1। सिमिलरली इन दिस वे रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन विल गोज ऑन डिमिनिशिंग। धीरे धीरे करके रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। ओके, एंड द इंडिफरेंस कर्व विल बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। और ये जो इंडिफरेंस कर्व है वो हमेशा कैसा बना रहेगा, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। तो यहाँ पे हम लोगों को कुछ समझ में आई कुछ स्टेजेस की, यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व के लिए एक कमोडिटी कितना सेक्रीफाइस कर सकती है और दूसरी कमोडिटी यहाँ पे कितना गेन कर सकती है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग कुछ और प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। टू इंडिफरेंस कर्व कांट टच और इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो अब यहाँ पे इंटरसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या है कि अगर दो इंडिफरेंस कर्व हो तो वो एक दूसरे को कभी भी एक जगह पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। चलिए हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कि अगर ये एक इंडिफरेंस कर्व है जिसका नाम रख दिया मैंने IC1 और मैं चाहूं कि इस पे एक और इंडिफरेंस कर्व बन जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दूसरा इंडिफरेंस कर्व मैंने ये बनाया जिसका नाम था IC2। मान लेते हैं इस पे A, B और ये C पॉइंट है, ये हो गया आपका E और ये हो गया मान लेते हैं F पॉइंट। ओके, अब यहां पे देखते हैं तो होना क्या चाहिए, ए और ई जो होना चाहिए इंडिफरेंस कर्व के हिसाब से बराबर होना चाहिए। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो गड़बड़ बात है, ये इंडिफरेंस कर्व कैसे हुआ। तो कौन कौन सा पॉइंट ए और ई बराबर होना चाहिए, बी और बी बराबर होना चाहिए जो कि बिल्कुल है यहाँ पे, और तीसरा पॉइंट जो सी है वो किसके बराबर होना चाहिए, एफ के बराबर होना चाहिए। अब बट क्या बोलते हो आप कि यहां पे देखिए ये A जो है और ये जो D है इसमें देखिए डिफरेंस आ रहा है, मतलब ये बराबर नहीं है। ये जो यहाँ पे E है और यहाँ पे जो ये C है इसमें डिफरेंस आ रहा है, ये देखिए डिफरेंस, ये देखिए डिफरेंस। होने क्या चाहिए, दोनों ही पॉइंट बराबर होने चाहिए। मतलब अगर इंडिफरेंस कर्व दो है तो ये एक दूसरे से कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि दोनों में लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या रहेगा, हमेशा चेंज रहेगा। तो बोलता है इतना गिवन डायग्राम देयर आर टू इंडिफरेंस कर्व, दो इंडिफरेंस कर्व को एक साथ हम लोगों ने रखा, आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट अ पॉइंट बी। IC1 में पॉइंट A किसके बराबर होना चाहिए, B, और B किसके बराबर होना चाहिए, C। और दूसरे हम लोग इंडिफरेंस कर्व 2 की बात करें तो जिसमें B, D और E तीनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ओके, टर्म्स ऑफ सेटिस्फैक्शन में if we go through mathematically then all the 5 points are equal in terms of satisfaction। अगर मान लेते कितने भी पॉइंट्स बना दूं तो इनमें क्या होना चाहिए, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या होना चाहिए, इसमें बराबर होना चाहिए। बट एज पर द मोनोटोनिक प्रेफरेंस, मोनोटोनिक प्रेफरेंस मतलब वो गुलाब जामुन वाला बाउल याद आ गया होगा कि बाकी सबको छोड़ो गुलाब जामुन पे क्या करो, कॉन्सेंट्रेट करो। ओके, तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस के कारण कंज्यूमर ऑलवेज प्रिफर टू हैव हायर बंडल्स ऑफ गुड्स देन द लोअर वन। जिसमें सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रहा होगा उसको वो ज्यादा प्रेफर करेगा। फॉर एग्जांपल इसको हम लोग एक बार बना के देखते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। मान लेते हैं ए ये है, ये डी ये है, ए में ज्यादा कमोडिटी आ रही है तो ए को मैं बोल देता हूं ग्रेटर देन डी। अब यहां पे ई में ज्यादा कमोडिटी आ रही है, सी में कमोडिटी कम आ रही है, मतलब ई इज ग्रेटर देन सी। अब देखिए भाई बराबर होना चाहिए, हो क्या रहा है कि ये ज्यादा और ये कम हो रहा है, इसीलिए कहा गया इंडिफरेंस कर्व
डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये हमारी पहली प्रॉपर्टी हो गई और हम लोगों ने डायग्राम के थ्रू भी इसको अच्छे से समझ लिया कि ये होता क्या है। दूसरा हम लोग आते हैं, बोलता है इंडिफरेंस कर्व जितना आगे होगा, मतलब जितना बढ़ता चला जाएगा उतना लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन भी आपका बढ़ता चला जाएगा। एक चॉकलेट में कुछ नहीं होता, 2 चाहिए, 2 के बाद 3 चाहिए, 3 के बाद 4 चाहिए। तो हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आर। तो ये जो सेकंड प्रॉपर्टी है इसमें बोलता है हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व गिव हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। और ये किस तरफ शिफ्ट होगा? तो ये शिफ्ट होगा भाई राइटवर्ड्स। ठीक है, चलिए राइटवर्ड्स क्यों? क्योंकि इस लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हमें राइटवर्ड्स में मिलने वाला है। चलिए, अब पैरेलल राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ आईसी ऑलवेज गिव हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जैसे जैसे वो राइटवर्ड शिफ्ट होता चला जाएगा, यहां पे देखिए ये हो गया पहला आईसी, ये हो गया दूसरा आईसी, हो गया तीसरा आईसी। देखिए जैसे जैसे बढ़ता चला जा रहा है वैसे वैसे सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। मतलब IC1 इज ग्रेटर देन IC2 इज ग्रेटर देन IC3, ऐसा होना चाहिए। जनरल लैंग्वेज में हम लोग बात कर रहे हैं, बट IC1 सबसे पहले, तो सेटिस्फेक्शन इसमें ज्यादा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बंडल ऑफ गुड्स में हमें सेटिस्फेक्शन ज्यादा चाहिए। तो होना क्या चाहिए? इसके हिसाब से IC3 सेटिस्फेक्शन ज्यादा देगा, IC2 उससे कम देगा और IC1 सबसे कम देगा। मतलब ये वाली जो कंसंट्रेशन है हम लोगों ने बनाई है ये गड़बड़ हो गया है। चलिए, तो हम लोग को ये समझ में आ गया है कि इंडिफरेंस कर्व में जितना बड़ा इंडिफरेंस कर्व होगा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन भी उतना बड़ा होगा। ओके, लोअर वन बिकॉज द बंडल ऑफ गुड्स आर हायर इन शिफ्टेड इंडिफरेंस कर्व। मतलब IC3 जो सबसे दूर है उसमें सेटिस्फेक्शन सबसे ज्यादा होगा कंपेयर टू द लोअर वन। यहां देखिए IC1 कम है, IC2 IC3 से कम है, और यहां पे अपन देखें तो A इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन C होगा। मतलब ये सेकंड प्रॉपर्टी हम लोग को याद हो चुकी है। अब हम लोग आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे, कि ये बोलता है कि इंडिफरेंस कर्व में अगर एक से ज्यादा चीजें मिल जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंडिफरेंस मैप। मतलब द कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज नोन एज इंडिफरेंस मैप। द सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व आर नोन एज इंडिफरेंस मैप। जैसा कि इस डायग्राम में बताया गया है कि अगर मान लेते हैं IC1, IC2, IC3, IC4, इन दोनों को ग्राफिकली, अगर इन तीनों चारों को ग्राफिकली अगर हम लोग प्रेजेंट कर देंगे तो क्या बन जाएगा? ये इंडिफरेंस मैप। ओके, ऑल द कॉम्बिनेशन दैट लाइज अ पर्टिकुलर IC गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या होगा? सेम होगा, बट बंडल्स क्या हो सकते हैं? ज्यादा भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं। मतलब अगर मैं यहां बात करूं तो यहां 10 है, मान लेते हैं यहां 20, यहां 30 और यहां मान लेता हूं 40। तो सबसे ज्यादा बंडल ऑफ गुड्स किसमें? 40 में। तो मतलब IC4 जो है वो हमेशा ज्यादा होगा कैसे? IC1 से। ये याद रखना है हम लोगों को। यहां तक की चीजें समझ में आ रही होगी हम लोगों को। चलिए, बोलता है ऑल द कॉम्बिनेशन दैट लाइज ऑन अ पर्टिकुलर IC gives same level of satisfaction, but according to our property higher indifference curve give higher level of satisfaction. So the level of satisfaction on IC2 is greater than the level of IC1 and so on. ये जो कंसिस्टेंसी है ये बनी रहेगी। चलिए, हम लोग आगे बात करते हैं कि बजट लाइन क्या होता है। तो बजट लाइन का मतलब जाहिर सी बात है, हमारे पास एक पॉकेट होता है। उस पॉकेट के अंदर मान लेते हैं ये हमारा एक पॉकेट है। इस पॉकेट के अंदर मान लेते हैं कि हम लोगों ने कुछ पैसा रख रखा है, तो उस पैसे को हम लोग कितना खर्चा कर सकते हैं उस लिमिट को हम लोग कहते हैं बजट लाइन। सरकार भी बजट बनाती, हम भी अपने घर का बजट बनाते, बट उस लाइन के अंदर रहना या उस लाइन पे रहना कहलाता है बजट लाइन। मान लेते हैं कि इस पॉकेट में 100 रुपए है, तो जाहिर सी बात है आप ये नहीं सोच सकते कि हम लोग 1000 रुपए खर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बजट लाइन के क्या हो जाएगा? बाहर, और घर वाले बहुत पिटाई करेंगे ज्यादा खर्चा करोगे तो, इसीलिए हमें इससे बच के चलना है। तो बजट लाइन क्या कहता है? इट इज द लाइन विच रिप्रेजेंट द अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ परचेजिंग ऑफ 2 गुड्स। तो जितना पैसा है उसमें कम से कम हम लोग जाके 2 चीजें तो खरीद के ले आए। ओके, विद द गिवन मनी इनकम एंड प्राइस ऑफ गुड्स। जो पैसा है उसमें से और वो जितने का है उसमें से हम लोग उतनी ही चीजें खरीद सकते हैं जो हमारे बजट के अंदर हो। जैसे फॉर एग्जांपल किसी चीज का प्राइस और किसी चीज की क्वांटिटी, मान लेते हैं गुड एक्स की, मान लेते हैं यहां पे 10 है, मान लेते हैं यहाँ प्राइस y और क्वांटिटी y इसकी मान लेते हैं 20 है, तो इसका टोटल मिला के कितना हो सकता है? 30। अब इसके कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, जैसे 15 एंड 15, 15 और
कुछ खर्चा कर सकते हो क्या? तो 15 के बाद तो 15 ही आएगा, तो भाई ये तो हो चुका है ऑलरेडी। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको मान लेते हैं 16, तो 16 एंड 14, ये हो सकता है 10 एंड 20, हो सकता है 29 एंड 1, तो ये सारे जो भी खर्चे हैं इनका सम टोटल क्या होगा 30, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, बजट लाइन। चलिए अब हम लोग और इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं फॉर्मूले के साथ। तो ये बोलता है मनी इनकम जो है वो किसी पर्टिकुलर गुड्स के प्राइस और उसकी क्वांटिटी का सम और दूसरे गुड का प्राइस और दूसरी क्वांटिटी का जो भी आपका क्वांटिटी जो भी है, जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल हम एप्पल खरीद के लाते, तो एप्पल जो है मान लेते हैं 250 पर केजी है, तो यहाँ पे ये जो 250 है ये प्राइस शो करता है और केजी जो है ये क्वांटिटी शो करता है। यहां पे भी हम लोगों को इन चारों को कंपाइल करके बताना है कि हमारे पास पैसा जो है वो कितना है और हम लोग खर्चा कितना कर सकते हैं। बट ये बोलता है कि बजट लाइन का जो स्लोप है वो अलग अलग पॉइंट्स पे हम लोगों को बताता है कि हम लोगों को कितना कितना खर्चा करना होता है। तो बजट लाइन का स्लोप क्या होता है, ये प्राइस पेट्रोल मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, तो एक गुड्स में से कुछ निकाल के पैसा दूसरा गुड अगर आप बनाते हो तो उसको बोलते हैं हम लोग प्राइस पेट्रोल या मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज, या हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्लोप ऑफ बजट लाइन। कैसे, ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं कि ये जीन्स का अमाउंट, जीन्स में मैं 4000 रुपए खर्चा करने वाला था मान लेते हैं, और टी शर्ट जो है उस पर मैं 2000 रुपए खर्चा करने वाला था। अब मैंने क्या करा, टी शर्ट मुझे पसंद आ गई मान लेते हैं 3000 रुपए की, तो मैंने क्या करा, इसमें 3000 कर दिया, तो इसमें क्या कर दिया -1000, मतलब यहां पे क्या जोड़ दिया 1000 और ये बन गया 3000, ये माइनस कर दिया तो ये भी कितना हो गया, तो मेरे पास बजट जो है वो टोटल कितना है 6000। तो इस तरीके से जीन्स में से पैसा निकाल के मान लेते हैं टी शर्ट जब बनती है तो इसको बोला जाता है प्राइस पेट्रोल, या तो बोल सकते हैं मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज। क्या लिखना है अब हम लोग इसको समझे, द बजट लाइन स्लोप्स नेगेटिवली, नेगेटिवली का मतलब एक सेक्रीफाइस करता है, दूसरा क्या करता है गेन, एज द मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स कांस्टेंट। मगर पैसा जो है वो जेब में कितना रखा हुआ है बेटा 6000, 6000 में से ही हम लोगों को क्या करना है, खर्चा करना है, जो भी एडजस्टमेंट है वो 6000 में से ही होगा। ओके, सो इफ अ कंज्यूमर वांट्स टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स, अगर ये गुड एक्स को बढ़ाना चाहता है तो टू परचेज देन ही मस्ट रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ गुड वाई। तो ये रिलेशन कैसा हो गया, नेगेटिव रिलेशन, या तो बोल सकते हैं हम लोग वाइस वर्सा रिलेशन। तो स्लोप ऑफ बजट लाइन में अगर x को कम करोगे तो y बढ़ेगा और x को बढ़ाओगे तो y क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो रिलेशन कैसा क्रिएट हुआ यहाँ पे, वाइस वर्सा रिलेशन, या तो हम लोग बोल सकते हैं नेगेटिव रिलेशन। आगे हम लोग बात करते हैं बजट कॉन्स्टेंट की। बजट कॉन्स्टेंट का मतलब होता है कि आपको हमेशा बजट के लिमिट में रहना है, उससे आगे नहीं बढ़ना, इसको बोलते हैं हम लोग बजट कॉन्स्ट्रेंट्स, है ना। चलिए ध्यान से समझिएगा, मान लेते हैं यहां पे आपके पास 100 रुपए है और गुड्स क्या खरीदना है, एक तो गुड एक्स खरीदना है और क्या खरीदना है, गुड वाई खरीदना है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, अगर मान लेते हैं कि यहां पे किसी चीज का प्राइस 10 रुपीज है और उसकी हम लोग 2 kg क्वांटिटी खरीद लेते हैं, ठीक है, तो ये कितना हो गया भाई 20 रुपीज। अब यहां पे मान लेते हैं कि किसी चीज का प्राइस जो है वो 40 रुपीज है और उसकी कितनी क्वांटिटी खरीद लेते हैं 2, ठीक है, तो इसका बजट कितना हो गया 80 रुपए, और ये किसके बराबर है 100 रुपए के बराबर, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कि अगर आपका जो बजट है वो या तो बराबर हो जाए या तो इसमें हम लोग क्या करें, थोड़ा सा खर्चा कम कर दे। फॉर एग्जाम्पल ये जो यहाँ 40 रुपए खर्चा कर रहा था वो 30 कर दे और 2 ही किलो ले ले, 2 ही केजी ले ले, ठीक है, और ये एज इट इज रहने दे, तो ये कितना हो जाएगा 20 + 60 = 80 विच इज लेस देन द मनी इनकम। तो इसको हम लोग कहते हैं बजट कांस्टेंट। तो इसमें हम लोग को ये सिंबल याद रखना है कि या तो लेस देन होगा या तो ग्रेटर देन होगा, ठीक है ना। तो मनी इनकम हमेशा उतनी रहनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं कर सकते आप। यहां पे बोलता है इट इज द लिमिट, मतलब इस लिमिट के बाहर आपको नहीं जाना है। ओके, टू अप टू विच ही कैन परचेज द गिवन क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, जितना उसने सोचा है वो उतना खरीद पाए। द लिमिट इज डिसाइडेड बाय द लेवल ऑफ इनकम, अगर उसके पास पैसा ज्यादा है तो और खर्चा कर सकता है, बट पैसा कम है तो वो खर्चा नहीं कर सकता। देन इट इज लेस देन और इक्वल टू द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, या तो उतना या तो उससे कम। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे, बजट कांस्टेंट। लिमिट में रहना कहलाता है बजट कांस्टेंट। अब हम लोग बात करेंगे बजट लाइन पे जो पॉइंट्स बनते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा आपके पास जो पॉकेट में रखे हुए हैं वो रखे हुए हैं 100 रुपीज। तो इसमें जो पहला पॉइंट आ रहा है इसमें हम लोगों को 2 चीजें खरीदनी है, मान लेते हैं एक्स और दूसरी खरीदनी है वाई।
अमाउंट कितना है, बजट कितना है, 100 रुपए। तो पहला कॉम्बिनेशन मान लेते हैं 100 रुपए एक्स पे खर्च कर दिया, वाई में कितना कर दिया, 0। लास्ट ये जो पॉइंट है यहां पे हम लोगों ने वाई में कर दिया कितना, 100 रुपए, और एक्स में कितना खर्चा कर दिया, 0 रुपीज। अब इसमें डी में और सी में हम लोग खर्चा करने जाते हैं, तो इसमें कर दिया 60 एक्स में और 40 कर दिया वाई में। इसको उल्टा कर देते हैं, 40 कर दिया एक्स में और 60 कर दिया वाई में। तो इन सब में जो टोटल आ रहा है वो हमारे मनी इनकम के बराबर है। बट मान लेते हैं कि ये खर्चा आपने अगर कम कर दिया, मान लेते हैं 30 रुपीज ही करा, मतलब आपके पास जितना भी अमाउंट था उसका आपने फुलर यूटिलाइजेशन नहीं किया। तो पॉइंट ऑन बजट लाइन क्या बताता है कि आपके पास जो पैसा है आप कम से कम उसको दो चीजों में बराबर खर्चा करें, या आपको जो रेशियो लगता है उस हिसाब से इसको खर्चा करें। तो यहां पे पॉइंट क्यू क्या बताता है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और एबीसीडी क्या बताते हैं, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। चलो तो हम लोगों को यहां पे समझ में आ गया कि क्या, कि बजट लाइन में किस किस तरीके के चेंजेस होते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि बजट लाइन में जो चेंज है वो कैसे होंगे। तो इसके लिए हम लोगों को तीन मेन चीजें चाहिए। सबसे पहले तो चाहिए आपको, आपके पास जो पैसा है वो कुछ भी हो सकता है वो पैसा, ठीक है। दूसरा चाहिए प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, और दूसरा चाहिए क्या, एक और प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई, है ना। चलिए तो इससे हम लोग अब बात करेंगे चेंज की। अब चेंज कितने टाइप के होते हैं, तो चेंज होते हैं दो टाइप के, एक तो होता है शिफ्ट और दूसरा होता है रोटेशन। अब ये शिफ्ट और रोटेशन को हम लोग समझते हैं। मान लेते हैं ये ए और बी बैठे हुए हैं, ठीक है। अब ए और बी ने मिल के धक्का दे दिया किसको भैया, सी को, तो सी अपनी पोजीशन छोड़ के दूसरी जगह भाग जाएगा। तो ये ए और बी अब यहां पे आ गए, मतलब इसमें दोनों तरफ से जब चेंज हो किसी भी चीज का उसको बोलते हैं शिफ्ट। ये भले ही लेफ्टवर्ड्स हो जाए या तो क्या हो जाए यहां पे राइटवर्ड्स हो जाए, ये सही में धक्का नहीं देना, मैं बता रहा हूं कि चेंज जब दोनों में हो एक साथ तो उसको बोलते हैं हम लोग शिफ्ट, वेदर इट इज लेफ्टवर्ड वेदर इट इज राइटवर्ड। अब जो दूसरा चेंज होता है उसको हम लोग बोलते हैं रोटेशन, मतलब कि यहां पे जो एक पॉइंट है वो फिक्स रहे और दूसरा पॉइंट जो है वो रोटेट होते रहे, उसको बोलते हैं हम लोग यहां पे क्या बोलते हैं, रोटेशन, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं इस पॉइंट को हटाना है तो इस पॉइंट को हटा के मैं बी यहां लिख देता हूं और यहां पे ए लिख देता हूं। तो इस तरीके से चेंज कितने टाइप के हो गए, दो टाइप के हो गए। पहला जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग शिफ्ट और दूसरा होता है रोटेशन। तो सबसे पहले हम लोग इसमें बात करेंगे मनी इनकम की। तो मनी इनकम या तो बढ़ सकती है या तो क्या हो सकती है, कम हो सकती है। तो पहली कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, मनी इनकम को इंक्रीज करते हैं, बट इस समय पे जितनी भी दूसरी चीजें हैं वो सब क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो मनी इनकम को क्या करा हम लोगों ने, बढ़ा दिया, मतलब इंक्रीज कर दिया। तो प्राइस एक्स और प्राइस वाई क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। चलिए पहले हम लोग समझते हैं। तो इसमें अगर ये इंक्रीज हुआ तो आपका खर्चा भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब शिफ्ट किस तरफ होगा यहां पे, तो वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। किस तरफ होगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है। द मनी इनकम ऑफ अ कंज्यूमर इंक्रीजेस विदाउट चेंज इन प्राइस, मतलब इन दोनों को क्या मानना है, यहां कांस्टेंट मानना है, सिर्फ बढ़ाना किसको है, मनी इनकम को। देन द बजट लाइन विल शिफ्ट पैरेलल टुवर्ड्स राइट, किस तरफ शिफ्ट होगी वो, राइट। देखिए शिफ्ट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पे ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों ही आगे की तरफ बढ़ रहा है, ए डैश और बी डैश की तरफ, ओके। एज द कंज्यूमर विल नॉट बी एबल टू परचेज मोर ऑफ बोथ द गुड्स ड्यू टू एक्स्ट्रा इनकम एज इज प्रेजेंटेड इन द गिवन डायग्राम, द बजट ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस फ्रॉम ए बी टू ए डैश और बी डैश। तो याद क्या करना है, मनी इनकम बढ़ेगी तो शिफ्ट किस तरफ होगा, राइट वर्ड शिफ्ट होगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, मनी इनकम को कम करके देखते हैं, बट इसमें प्राइस एक्स और प्राइस वाई दोनों ही क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। तो इसमें क्या बोलता है कि अगर मनी इनकम डिक्रीज हुई तो शिफ्ट जो है वो किस तरफ होगा, शिफ्ट जो होगा वो लेफ्टवर्ड्स होने वाला है। चलिए विथ रिमेन कांस्टेंट, अब एक्स और वाई को क्या करना है भाई, कांस्टेंट करना है, ठीक है। तो अगर दोनों को कांस्टेंट कर दिया तो मनी इनकम को क्या करोगे आप, यहां पे कम करोगे, ठीक है। इफ द मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर डिक्रीजेस, क्या कर रहे हो, डिक्रीज, तो शिफ्ट किस तरफ होना चाहिए, लेफ्टवर्ड। देन द बजट ऑफ द बजट लाइन शिफ्ट पैरेलल टुवर्ड्स लेफ्ट as presented in the given diagram, the budget line shift from AB to A dash B dash, but किस तरफ,
लेफ्ट तरफ, ना कि राइट की तरफ। एंड हेंस द कंज्यूमर इज एबल टू परचेज लेस ऑफ बोथ द गुड्स। अब क्या कर सकता है वो, दोनों चीजों को ही क्या कर पाएगा, वो कम खरीद पाएगा। क्यों? क्योंकि जब इनकम बढ़ी तो उसने ज्यादा चीजें खरीदी, और जैसे ही इनकम कम हुई तो उनने चीजों को क्या करा, कम खरीदना शुरू कर दिया। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं रोटेशन पे। मैंने अभी कहा रोटेशन का मतलब होता है किसी एक पॉइंट पे फिक्स रहना और दूसरे को घुमाते रहना। क्या कहलाता है? रोटेशन कहलाता है। चलिए, तो इसमें यह बोलता है कि दो चीजों को फिक्स कर दिया। किसको? मनी इनकम को, और दूसरा प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स को। अब प्राइस ऑफ गुड वाई पे एक्सपेरिमेंट करना है, मतलब एक्स को क्या रखना है भाई, कांस्टेंट रखना है। अगर मान लेते हैं किसी चीज का प्राइस कम हो जाता है तो हम लोग इंडिया में उसको ज्यादा खरीदेंगे कि कम खरीदेंगे? जाहिर सी बात है, ज्यादा खरीदेंगे। तो यहां पे गुड वाई जो है, इसके प्राइस कम होने के कारण इसका जो शिफ्ट है वो कहां पे हो गया, अपवर्ड हो गया। मतलब अब लोग उसको ज्यादा खरीदने लग जाएंगे। तो यहां बोलता है विथ रिमेन सेम इन द प्राइस ऑफ गुड एक्स, मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर, मतलब मनी इनकम भी क्या है, कांस्टेंट, प्राइस ऑफ गुड एक्स क्या है, कांस्टेंट। इफ द प्राइस ऑफ गुड वाई डिक्रीजेस देन द कंज्यूमर वुड एबल टू परचेज मोर अमाउंट ऑफ गुड वाई ड्यू टू लो प्राइस। किसके कारण? लो प्राइस। देखिए ये हम लोगों ने कम कर दिया इसका प्राइस, एंड हेंस द बजट लाइन which rotates upward, budget line कहां पहुंच गई, upward, as presented in the given diagram, the budget line AB rotates, AB क्या हो गया, rotate हो गया। देखिए ये यहां पे फिक्स है भाई, और ये देखिए यहां से ये रोटेट हो रहा है। ओके, आगे क्या बोलता है, राइट ऑन वाई एक्सिस ड्यू टू रिडक्शन इन प्राइस ऑफ गुड वाई एंड द न्यू बजट लाइन वुड बी A1B। ये देखिए, तो यहां पे ये AB था और नई बजट लाइन क्या बन गई, A-B या A1B। तो हम लोगों ने ये समझा कि रोटेशन में अभी हम लोगों ने टारगेट किया किसको, वाई को। अब हम लोग फिर से वाई को टारगेट करते, बट अब यहां पे प्राइस बढ़ा देंगे। चीजें अगर महंगी हो जाएगी तो हम लोग खरीदना क्या कर देंगे बेटा, कम कर देंगे। तो देखिए, तो ये क्या हो गया भाई, अपवर्ड से कौन सा वर्ड भैया, डाउनवर्ड। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, डाउनवर्ड। याद रहेगा क्या हम लोगों को? तो अपवर्ड से कहां आ गए हम लोग, डाउनवर्ड पे। यहां पे ये दोनों कांस्टेंट और इनकम जो प्राइस है इसका वो बढ़ गया, मगर इनकम क्या रखिए आपने, कांस्टेंट। व्हेन द प्राइस ऑफ गुड वाई इंक्रीजेस keeping the price of good X and money income of the consumer remains constant, दोनों में कोई चेंज नहीं करना, then the budget line will rotate downward। कहां हो जाएगी रोटेट, डाउनवर्ड हो जाएगी। ये याद रखना है, डाउनवर्ड। As the consumer is able to purchase less of it, अब वो ज्यादा नहीं खरीद पाएगा क्योंकि वो चीज क्या हो चुकी है, महंगी। As presented in the given diagram, the budget line AB rotates because, देखो ये वर्ड लिख दिया भाई यहाँ पे, rotates मतलब एक कांस्टेंट और दूसरा घूमते चला जाएगा, because of increases in price and Y and the new budget line of A to B। ये देखिए यहां से ये क्या आ जाएगा भाई, ये A2 हो जाएगा और इसको मान लेते हैं हम लोग A। तो ये AB से नीचे आ जाएगा और इसको नाम दे देंगे A2B। ठीक है, अब यहां पे हम लोग Y समझ चुके हैं, मनी इनकम समझ चुके हैं। अब हम लोग क्या करते हैं भाई, X पे स्विच करते हैं, है ना। चलिए, तो x को क्या करें, पहले हम लोग भाई एक काम करते हैं, पहले कम कर लेते हैं। ठीक है, अब यहां पे ये जो y है इसको बना दो कांस्टेंट, मनी इनकम को क्या बना दो, कांस्टेंट। अब चेंज जो है वो किस में करो, सिर्फ x में, है ना। अब पहले हम लोगों ने क्या करा, इसको दोनों को कांस्टेंट और इसको क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। जैसे ये डिक्रीज होगा तो इसको लोग क्या करने लगेंगे, ज्यादा खरीदने लगेंगे। द बजट लाइन ऑफ द कंज्यूमर रोटेट्स राइट फ्रॉम x एक्सिस इफ द प्राइस ऑफ गुड x डिक्रीजेस कीपिंग कांस्टेंट द प्राइस ऑफ गुड x, गुड y एंड मनी इनकम, मतलब गुड वाई को और एम को क्या रखो बेटा, कांस्टेंट रखो। ओके, वुड नाउ बी एबल टू परचेज मोर ऑफ गुड एक्स विद अ गिवन लेवल ऑफ इनकम। अब वो जब उसके पास पैसा अच्छा खासा आ जाएगा और चीजें सस्ती हो जाएंगी तो वो क्या करेगा, चीजों को ज्यादा खरीदना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे जो उसका शिफ्ट होगा वो किस तरफ होगा, राइटवर्ड। बट यहाँ पे शिफ्ट तो यूज नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि y जो है वो कांस्टेंट है। तो मैं क्या यूज करूंगा यहाँ पे, रोटेशन या रोटेट्स। क्या यूज करूंगा यहाँ पे, रोटेशन या रोटेट्स। ठीक है, जहां पे एक कांस्टेंट और दूसरा क्या करेगा, घूमता रहेगा। ओके, as presented in the given diagram, the budget line AB of the consumer rotates towards right when the price of good X decreases and would form the new budget line the consumer, that is AB dash। ये देखिए यहाँ पे AB से क्या पहुंच रहा है, वो AB
डैश पे पहुंच रहा है। अब हम लोगों ने क्या करा, जो x की प्राइस थी उसको क्या कर दिया, यहां पे कम कर दिया था। अब हम लोग क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। महंगा हो जाएगा तो कम खरीदना शुरू कर देंगे, तो उसका रोटेशन किस तरफ हो जाएगा, तो अंदर की तरफ हो जाएगा। तो हम लोग उसको बोलेंगे लेफ्टवर्ड्स। क्या बोलेंगे, लेफ्टवर्ड। द बजट लाइन ऑफ द कंज्यूमर रोटेट्स लेफ्ट। अब कहां रोटेट होगी भाई, लेफ्ट की तरफ। व्हेन द प्राइस ऑफ गुड x इंक्रीजेस, कीपिंग प्राइस ऑफ गुड y एंड मनी इनकम विल बी कांस्टेंट, as the consumer would now restricted to purchase less amount of good X due to higher prices। अब देखिए वो महंगा हो गया है तो अब ये खरीदना क्या कर देगा, इसको कम कर देगा। तो इसका जो रोटेशन है वो किस तरफ हो जाएगा, लेफ्टवर्ड्स हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे चेंज की बात करी। अब ये हमसे पूछता है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को कोई एक ऐसा पॉइंट बताओ जो कि इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन के कॉम्बिनेशन से काम करता है ना। तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अब आपने कहा कि इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व होता है जो ऑर्डिनल अप्रोच पे चलता है और इसको मिलाना है आपको बजट लाइन से। तो यार ए, बी और सी, अब ऐसा कौन सा बजट लाइन का पॉइंट मिलाऊं जिसमें कि दोनों जो है वो बराबर हो जाए और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी आ जाए। तो यहां पे हम लोगों ने देखा कि ये जो बजट लाइन हम लोगों ने पूरी की पूरी कंस्ट्रक्ट करी, इस पे ये जो आईसी कर्व है, एक पॉइंट ई जो है ये बन सकता है भाई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट। तो क्या बोलता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन क्या होता है, बोलता है द कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम एट अ पॉइंट एट विच बोथ इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन इंटरसेक्ट। ऐसा पॉइंट जहां पे बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व दोनों ही क्या हो जाए, इंटरसेक्ट हो जाए। दैट इज एट अ पॉइंट वेयर द कंज्यूमर सिक्योर्स मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन आईसी विद गिवन लेवल ऑफ इनकम बजट लाइन। तो इस तरीके से हम लोग को समझ में आया कि एक ऐसा भी पॉइंट होता है जहां पे कंज्यूमर बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व दोनों को ही क्या कर सकता है, अचीव कर सकता है। तो यहां हम लोगों ने समझा क्या कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम दोनों पॉइंट के हिसाब से क्या होता है। तो यहां पे हम लोग पूरा का पूरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2 माइक्रो इकोनॉमिक्स का, वो समझ चुके हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। बट इसके लिए करना क्या पड़ेगा, तो करना एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। क्या, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना पड़ेगा। किसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, तो ये यहाँ पे वेबसाइट दी गई है और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। क्यों करना है भाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि मोटो कुछ ऐसा है, लर्न टुडे एंड लीड टुमारो। यहां पे सारे बोर्ड्स क्लास 6 से लेके 12th के कंटेंट और टीचर्स अवेलेबल है जो अपना बेस्ट एफर्ट लगाएंगे आपके मार्क्स को स्कोर करने पे। जिसमें हम लोग जो बोर्ड कवर करते हैं वो है सीबीएसई, आईसीएसई और जितने भी स्टेट बोर्ड्स होते हैं उन सबको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कवर करते हैं। इसके साथ और क्या मिलने वाला है हमें, तो इसके साथ मिलने वाला है हमें कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी सब कुछ, कंटेंट भी, टीचर्स भी, और जितने डाउट्स है वो सब क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। नीट, क्लैट, जेईई, एआई, सीयूईटी और टीईटी, इन सब का कंपाइल्ड फॉर्म हमें एक ही जगह एक ही चैनल पे मिलने वाला है। बस हमें क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। तो इसके लिए हमारे साथ बने रहिए स्टेप अप एकेडमी पे, वेयर वी लर्न टुडे एंड लीड टुमारो। आज काम करेंगे तो कल पक्का क्या बनेंगे, बादशाह बनेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।